LiH लिथियम सोडियम पोटेशियम, लिथियम सोडियम पोटेशियम और रुबिडियम और सीजियम हाइड्राइड है, इनकी थर्मल स्टेबिलिटी बताइए। इनकी थर्मल स्टेबिलिटी अरेंज करनी है, बस कॉन्सेप्ट पता कर लो कि क्या लगाना है, बस उसके बाद दोनों बता रखा है, खाली आपको आइडेंटिफाई करना है, आपको जस्ट आइडेंटिफाई करना है। लिथियम ऑक्साइड है, लिथियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, और ये सब थर्मल स्टेबिलिटी जब यस ब्लॉक पढ़ाया जाएगा ना दोबारा आके खड़ा हो जाएगा, करना कुछ नहीं है, यहीं पे खत्म है, यही से चीजें खाली चलेंगी। लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम ऑक्साइड, सीजियम ऑक्साइड ऐसे। एक तीसरा एग्जांपल है बेरियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, बेरियम मैग्नीशियम कैल्शियम, कैल्शियम क्लोराइड, स्ट्रोंशियम क्लोराइड और बेरियम क्लोराइड है। चलो इन तीनों की ना थर्मल स्टेबिलिटी अरेंज करनी है, थर्मल स्टेबिलिटी अरेंज करनी है। तो आपको बताया था, सुनो पहले ध्यान से, पहले कॉन्सेप्ट एक बार रिमाइंडर देता हूं दोबारा। जब भी कभी थर्मल स्टेबिलिटी चाहिए होता है ना, तो हम क्या करते हैं, एनायन को देखते हैं। एनायन को देखेंगे कि अगर कहीं मोनोएटॉमिक है तो लैटिस एनर्जी से देखेंगे और डायरेक्टली लगाएंगे, और अगर कहीं एनायन हमारा पॉलीएटॉमिक हुआ तो पोलराइजेशन से देखेंगे और इनवर्सली लगाएंगे, है ना। तो यहां देखना, यहां पर जो इसका एनायन है बताओ, H माइनस है, सिंगल एटम से बना हुआ है कि नहीं, तो मोनो एटॉमिक है कि नहीं, इसका मतलब क्या चलेगा, लैटिस से देखना है। यहां पर देखो जो एनायन है वो ऑक्सीजन है कि नहीं, सिंगल एटम वाला है कि नहीं, तो यहां भी मोनो एटॉमिक एनायन है, तो किससे चलेगा फिर, लैटिस से। यहाँ क्लोरीन 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 सबके एनायन में लगे हैं, तो ये भी मोनो एटॉमिक है, मोनो एटॉमिक है ना भाई, मोनो एटॉमिक एनायन है ये। को ऐसे मत बोल देना Cl2 दो है सर, Cl2 का मतलब नहीं है, BCl2 का मतलब वगैरह जो एनायन है ना वो 2 Cl होगा ना, तो बेरिलियम से कितने Cl जुड़ेगा, 2 Cl माइनस जुड़ेगा ना, ऐसे है तो वो कौन, Cl माइनस ना, तो Cl माइनस का मतलब है कि Cl अकेला पूरा बनता है ना एनायन। अच्छा बताओ, कार्बोनेट अकेला नहीं बनता ना, पूरा तीनों का बंच चारों का मिला के बनता है ना, तो ये पॉली में जाएगा। OH अकेला नहीं बनता, OH माइनस बनता है, नहीं दो क्या एक साथ मिलेगा, यानी ये पॉली में जाएगा। लेकिन अगर Cl2 लिखा है तो Cl2 माइनस थोड़ी बनता है, 2Cl माइनस बनता है ना, तो Cl माइनस मेन हुआ बनाना जो, तो मोनो एटॉमिक ऐसे पहचानना होता है। ये नहीं कि सर यहाँ 2Cl दिख रहा है, मोनो कैसे बोल रहे हो, है ना। तो 2Cl नहीं, 2Cl माइनस होगा वो। लेकिन कार्बोनेट को तो हम अलग नहीं कर सकते ना, पूरा बंच है ना वो कार्बोनेट पूरा। OH भी पूरा क्या है, ग्रुप है पूरा। Cl2 पूरा ग्रुप नहीं होता है, Cl2 मतलब 2Cl होता है, क्योंकि Cl माइनस एग्जिस्ट करता है ना कि Cl2 माइनस, ऐसा कुछ है ना। तो परेशान मत होना और कंफ्यूज भी मत होना, ठीक है। तो ये थोड़ा सा दिमाग में लगाना कि यार ये जो हमारे पास चलेंगे ना ये सारे मोनो एटॉमिक हैं, मोनो एटॉमिक अनायन है। अगर ये मोनो एटॉमिक अनायन है तो डन हो गया, किससे देखना है, लैटिस से। और लैटिस तुम लोग को पढ़ा रखा था, चार्ज देखते हैं पहले, Q1 Q2 याद है, तो Q1 Q2 दोनों में सेम है, +1 -1 +1 -1। चार्ज अगर सेम है तो लैटिस के लिए आपको पता है साइज क्या होनी चाहिए, छोटी। तो हाइड्रोजन तो सेम है, तो कटायन की साइज देख लो, लिथियम क्या है, छोटा है, तो लैटिस यहाँ ज्यादा हो जाएगी, लैटिस ज्यादा तो थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा है, डायरेक्टली होगा ना, सोडियम का ना भाई। तो अगर लिथियम का साइज छोटा है तो लैटिस भी क्या हो जाएगी फिर, ज्यादा है। साइज के इनवर्सली होता है कौन, लैटिस एनर्जी। छोटा साइज है तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा, लैटिस एनर्जी ज्यादा निकलेगी, लैटिस एनर्जी को याद करो, ठीक है। साइज चाहे कटायन हो चाहे एनायन हो, या चाहिए फजांस वाला नहीं है कि छोटा कटायन बड़ा एनायन, ऐसा नहीं है। वहां चाहे कटायन और एनायन दोनों की साइज के इनवर्सली जाता है। अगर वो साइज और कटायन छोटे तब तो एनर्जी क्या होगी, लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी। बताओ लैटिस एनर्जी का चलेगा, लैटिस एनर्जी का आर्डर ऐसे चलेगा। अगर लैटिस एनर्जी का आर्डर ऐसे चला है तो थर्मल स्टेबिलिटी भी यही आर्डर फॉलो करेगा, क्योंकि यहाँ लैटिस एनर्जी वाला आर्डर चलेगा, लैटिस एनर्जी से देखेंगे। ये भी सिंगल एटम वाला है तो यहाँ भी लैटिस और क्या, थर्मल स्टेबिलिटी एक साथ एक जैसा चलेगा। और आपको पता है यहाँ भी ऑक्सीजन मोनोएटॉमिक एनायन है ना, ऑक्सीजन मोनो एनायन है, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, लैटिस देखेंगे। लैटिस में चार कटायन और इनटू एनायन का चार्ज, एनायन सबका सेम है, कटायन का भी चार्ज क्या है, सेम है, तो चार्ज नहीं बता पाएगा। तो वहां था फिर से साइज, छोटा साइज तो ज्यादा लैटिस, तो यहाँ लैटिस का आर्डर ऐसे चलेगा, और जो लैटिस का आर्डर है वही थर्मल स्टेबिलिटी का भी आर्डर होगा।
यहां पर बताइए, यहां पर भी मोनो एटॉमिक एनायन है, यहां पर भी मोनो एटॉमिक एनायन है। अगर ये मोनो एटॉमिक एनायन है तो आप समझ गए कहानी इसकी। लैटिस से डील करेंगे। लैटिस में यहाँ पर एनायन क्या है, सेम। कैटायन पे दो दो पॉजिटिव चार्ज, सब पे तो चार सेम है, तो साइज फिर से बेरिलियम छोटा, तो लैटिस एनर्जी ज्यादा। तो लैटिस एनर्जी थर्मल स्टेबिलिटी का आर्डर ये चलेगा। मतलब सिंगल एनायन वाले में अगर थर्मल स्टेबिलिटी जब भी कभी पूछे ना, तो लैटिस से हैंडल करना उसको, तब जाके आंसर दे पाएगा। तो ये सारे कौन से वाले थे, मोनो एटॉमिक। तो चाहे तो ऐसे दिखा देना, सारे मोनो एटॉमिक एनायन वाले थे। मोनो एटॉमिक एनायन, सारे के सारे ही मोनो एटॉमिक एनायन थे, मोनो एटॉमिक एनायन वाले थे। एनायन को पकड़ना है, एनायन पे काम करना है। एनायन को ही बेस मान करके मैंने कहानी बनाई थी, नहीं तो बहुत बड़ा जाल है वो बहुत ट्रिकी बता के निकाल के समझा दिया कि जो है लैटिस एनर्जी थर्मल स्टेबिलिटी, नहीं तो एक्सपेरिमेंटल डेटा है ये। थर्मल स्टेबिलिटी ऐसे आसान काम नहीं है, लेकिन वो सारा प्रैक्टिस करके सारा डेटा देख देख चुका हूं मैं, मोनो का भी और सारे पॉली का भी देख चुका हूं। तब जाकर के ये रूल बन पाया कि नहीं, अगर हम मोनोटॉमिक वाले को लैटिस से डील करें ना, तो थर्मल स्टेबिलिटी इसी हिसाब से चलेगी। पॉलीओटॉमिक वाले में ना पोलराइजेशन डोमिनेटिंग फैक्टर में आ जाता है, वहां पोलराइजेशन से डील करेंगे। थर्मल स्टेबिलिटी सॉरी लैटिस से वहां डील करेंगे तो समटाइम सही भी होगा, समटाइम गलत भी हो जाएगा। तो वहां पर पोलराइजेशन से डोमिनेट करेंगे और पोलराइजेशन से देखेंगे। ठीक है। पॉलीएटॉमिक में एक एग्जांपल यहीं पर लिख भी दे रहे हैं, लिथियम कार्बोनेट, लिथियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, रुबिडियम कार्बोनेट, उसके बाद सीजियम कार्बोनेट। अब बताइए इनकी थर्मल स्टेबिलिटी का आर्डर बताना है, तो आप समझ लो कि इसका एनायन कैसा है। पॉली आ गया ना, कार्बोनेट है ना एनायन, एनायन में कार्बोनेट आ गया, ये पॉली है। अगर पॉली आ गया तो पोलराइजेशन से देखना है, और पोलराइजेशन वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। पोलराइजेशन वाला क्या करेगा बताओ, पोलराइजेशन का कॉन्सेप्ट लगाना और पोलराइजेशन के उल्टा क्या मारना, थर्मल स्टेबिलिटी का आर्डर। पोलराइजेशन किसका ज्यादा होगा, टेबल में आ तो नहीं रहा अभी, टेबल में आ नहीं रहा। नहीं, हाँ, अच्छा वहां पे, ठीक है अभी देख लेते हैं, देख लेते हैं, नहीं तो फिर एक एक लोग कोई एक राउंड आ जाइएगा। हम्म, सुनिए भाई, देखिए जरा, यार आपको पता है कि कार्बोनेट अम्लीय, अच्छा पॉली अनायन वाला आ गया ना, तो समझ जाना कि यार ये पोलराइजेशन से डील करना। कुल मिला के पोलराइजेशन का आर्डर निकाल लो, उसका उल्टा था, सॉरी उल्टा क्या मार देना, थर्मल स्टेबिलिटी। पोलराइजेशन कैसे होगा, एनायन सेम है, एनायन सेम है तो कटायन देखो, कटायन का चार्ज देखो सेम है, तो क्या देखेंगे, छोटा है कटायन, कटायन छोटा है तो इसका पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन वाला अगर आर्डर देखें, ये पोलराइजेशन वाला आर्डर देखें तो ये चलेगा ना, तो थर्मल स्टेबिलिटी का आर्डर उल्टा चलेगा। तो थर्मल स्टेबिलिटी यहां पर उल्टा हो जाएगा, ध्यान रखना। तो थर्मल स्टेबिलिटी का जो आर्डर चलेगा टीएस का ना, एकदम उल्टा करना फिर। पोलराइजेशन ये छोटा कटायन का पोलराइजेशन ज्यादा होता है, तो पोलराइजेशन का आर्डर मैंने बना लिया, उसका उल्टा हम क्या अरेंज कर देंगे, थर्मल स्टेबिलिटी। इस केस में तो ये थर्मल स्टेबिलिटी का आर्डर ऐसे चलेगा। अब सारा कितने भी आप ले लो, कार्बोनेट, सल्फेट, फास्फेट, हाइड्रोक्साइड, नाइट्रेट, सारे पॉली में जाएंगे सबको ऐसे ही अरेंज करना है। अब मैं 10-20 एग्जांपल लगाऊं, किसी काम का नहीं है। अगर पॉली वाला है तो पोलराइजेशन से डील करना है, अगर सिंगल मानी मोनो एटॉमिक अनायन वाला है तो लैटिस से डील करना है। बस यही काम है, इसी पर पूरा थर्मल स्टेबिलिटी यहां से निकल जाएगा और यहां नहीं। और ये सब जानते हो ना, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, बेरिलियम, ये सब किसके यस ब्लॉक के कंपाउंड है। यस ब्लॉक में भी पढ़ोगे, वहां पर बहुत बड़ा ये डोमिनेटिंग क्वेश्चन बनते हैं, यहीं पे खत्म हो गए। क्योंकि पोलराइजेशन का रोल था, तो हमने कहा कि यार अटैच कर देते हैं एक ही साथ। पोलराइजेशन अगर हम पढ़ा रहे हैं तो पोलराइजेशन का इफेक्ट भी फजांस बताया, तो उसका एक एप्लीकेशन भी बता डालते हैं। वहां जब समझाएंगे तो इसी को लेके समझाएंगे, तो उसका एप्लीकेशन वहां काम करेगा। बट वो सबसे ज्यादा क्या होते हैं ना, या ऐसे वाले कंपाउंड के आयनिक कंपाउंड बनते हैं यस ब्लॉक वालों का। अब यस ब्लॉक वालों का आयनिक कंपाउंड बनेगा, आयनिक कंपाउंड बनेगा तो उनकी थर्मल स्टेबिलिटी पूछी जाती है, और थर्मल स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए लैटिस एनर्जी और पोलराइजेशन सामने आएगा। और कब लगाना है वो, कब लगाना है ये तो ध्यान रखिएगा, ये आराम से निकल जाएगा। तो चलिए, तो ये इस तरह का था। बाकी कुछ भी यहाँ पर किसी का सल्फेट आ जाए, कुछ भी आ जाए, कार्बोनेट, फास्फेट, हाइड्रोक्साइड, नाइट्रेट, क्लोरेट, कुछ भी,
अगर आपको दिख रहा है कि हाँ वो पॉलीएटॉमिक वाला है तो आप फिर आप पोलराइजेशन से डील कर लीजिएगा। ठीक है, एक एग्जांपल कर देते हैं हाइड्रोक्साइड का, उसके बाद खत्म करते हैं इसको। एक एग्जांपल ले लीजिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास आ गया हाइड्रोक्साइड आ गया, किसी ने बोला सर बेरियम हाइड्रोक्साइड है, बेरियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड और लास्ट में बेरियम हाइड्रोक्साइड। ये हाइड्रोक्साइड्स हैं। अगर ये हाइड्रोक्साइड हैं तो आपको पता होना चाहिए कि चलो अब पोलराइजेशन बता दो, क्योंकि हम मेरा काम थर्मल स्टेबिलिटी है, लेकिन मैं पोलराइजेशन का ऑर्डर अगर अरेंज कर लूंगा तो उसका उल्टा क्या मारूंगा। पोलराइजेशन क्यों चेक कर रहे हैं, लेडिस क्यों नहीं, क्योंकि जो हमारा एनायन है, देखो कुछ लोग ये देखते हैं नंबर, नंबर से नहीं मतलब है, जो एनायन है उसको पहचानो, OH में 2 एटम है तो पॉली आएगा ये, वो नंबर नहीं यूज किया जाता। जैसे Cl2 में 2 Cl नहीं, Cl माइनस अकेला अकेले एग्जिस्ट करता है ना, तो यहाँ OH 2 नहीं लेना है, OH केवल लेना है। और ये क्या है, पॉली। OH क्या है, क्योंकि ऑलरेडी वो जो ग्रुप बना है OH वो 2 एटम से मिलके बनता है। OH ट्वाइस तो उसके नंबर हो गए ना, तो नंबर नहीं यूज किया जाता है नाइन वाले में। वो जैसे एग्जिस्ट करता है उसका एग्जिस्टेंस फॉर्म देखा जाता है। Cl2 माइनस होता है कि Cl माइनस होता है, Cl माइनस होता है, तो ये मोनो कहता है। और ऐसे लेके चलोगे तो क्या हो जाएगा, ये पॉली, पॉली थोड़ी है ये। इसका मतलब Cl माइनस के 2 नंबर थे वो, ये पॉली में नहीं जाता Cl2। ठीक है, तो जिसका जो रियल एग्जिस्टेंस है तो उसे कंपेयर करते हैं कि मोनो एटम से एक सिंगल एटम से मिलके बना या दो से ज्यादा से थी। पॉली वाले हैं, पॉली है तो पोलराइजेशन से डील करेंगे। पोलराइजेशन वाले में सबको पता है क्या करना है, एनाइन सेम है तो कटायन का चार्ज देखेंगे, चार्ज भी सेम है तो साइज देखेंगे, साइज छोटा कटायन, साइज में छोटा कटायन, तो पोलराइजेशन इसमें ये पोलराइजेशन का ऑर्डर ये चलेगा। तो थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर एकदम उल्टा लगा देना है, थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर एकदम क्या चलेगा, उल्टा चलेगा। तो ये थोड़ा सा दिमाग लगाना, रट्टा नहीं मारना, एक भी रट्टा मत मारना यहाँ पे। रट्टा मारेगा तो रट्टा मारने के लिए फिर तो फिर वो डेटा बेस्ड क्वेश्चन होता है, फिर परेशान हो जाएगा फिर। इसलिए तो इतना तगड़ा कॉन्सेप्ट बनाया गया है कि फिर आप कर ले जाओ और कोई भी आ जाए इस तरह से ना, तो आप कि कोई भी पॉली और मोनो एटॉमिक देख करके आप करके चले जाना, नहीं तो फिर दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा तो फिर आप उसमें से उसी से निपटा दीजिएगा। तो हाँ जी, हाँ क्योंकि O2 एक्चुअली देखो, O2 2 माइनस और O2 माइनस, ठीक है, और एक तो नॉर्मली होता है O2, इस पे चार्ज नहीं होता है, ये तो ऑक्सीजन होता है, आपको पता O डबल बॉन्ड O बनाता है। O2 माइनस 2 और O2 माइनस भी एग्जिस्ट करते हैं, और ये जो एग्जिस्ट करते हैं ये तुम्हारा परऑक्साइड है, ये तुम्हारा सुपर ऑक्साइड है। तो ऑक्सीजन के परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड के जो आयन है वो भी एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर O2 माइनस 2 आया है तो ये भी क्या है, पॉली, और O2 माइनस है तो ये भी क्या है, ये एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन O2 पॉली नहीं है, क्योंकि O2 में ऑक्साइड आयन होता है ना अकेला ऐसे, तो अगर ऑक्साइड है तो O-2 लिखा जाता है वो। अगर वो ऑक्साइड है तो कैसे लिखा जाएगा, तो आप नोट करके लिखना हो तो इसको ऐसे लिख लेना, कंफ्यूजन ताकि ना हो। आप यहाँ पर एक नोट लिख लेना, क्योंकि यहाँ पर कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो सकता है। तो एक नोट ऐसे लिखिएगा, और उस नोट में इसको ऐसे करिएगा, ऑक्सीजन अगर -2 है तो ऑक्साइड आयन है, अगर O2 पर 2 माइनस है या O2 पर 1 माइनस है तो पता है ये ऑक्साइड आयन बोलते हैं इसको। ऑक्साइड ही इसका रियल है मेन, जो मोनो एटॉमिक का कैटेगरी है ये किसका है, मोनो एटॉमिक का कैटेगरी है ये, मोनो एटॉमिक एनायन है ये। लेकिन अगर O2 - 2 आ जाए तो इसमें एक ही एटम है कि दो दो एटम है, ये दोनों किस में जाएंगे, पॉली में। ये पॉली एटॉमिक का केस होगा ये पॉली एटॉमिक एनायन है, और ये भी तुम्हारा पॉली एटॉमिक एनायन है। पॉली एटॉमिक क्या एनायन है, नाम लिखना होगा तो लिख देना, इसका नाम क्या है, परऑक्साइड की कैटेगरी में जाता है ये। और जब दो O2 पर मिला करके एक माइनस आए, यानी एक O को कितना मिलेगा, -12, वो सुपर ऑक्साइड कहलाता है। पर ऑक्सीजन अगर हम देखें तो, यार बताओ, दो नेगेटिव दो ऑक्सीजन के हिसाब से है तो एक को कितना मिलेगा, -1 पर ऑक्साइड। और अगर दो ऑक्सीजन पे मिला के माइनस मिल रहा है एक, तो एक को मिलेगा -12, तो ये बनेगा क्या, सुपर ऑक्साइड। और पहला वाला कौन था, ऑक्साइड। तो ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड, तो ये है तुम्हारे। इसका मतलब परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड किस में जाते हैं, पॉली में जाते हैं, और जो ऑक्साइड होता है वो मोनो एटॉमिक में जाता है। तो जो एग्जांपल मैंने लिखा था लिथियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, वो ऑक्साइड वाले थे, वो कौन से थे, ऑक्साइड वाले थे। ठीक है,
चलो एक एग्जांपल यहाँ पर लिख देते हैं परऑक्साइड वाला भी। देख Li2O2, Na2O2, K2O2, लिथियम सोडियम पोटेशियम, और रुबिडियम RbO2, उसके बाद सीजियम ऐसे। बताओ ये इसको अगर हम इसकी थर्मल स्टेबिलिटी निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे? लैटिस से डील करेंगे या पोलराइजेशन से डील करेंगे? आप इसके एनायन को पकड़िए, एनायन को पकड़िए। अगर एनायन मोनोएटॉमिक है तो लैटिस से डील करना, पॉली है तो पोलराइजेशन से। तो आपको पता चल जाएगा कि देखो करना क्या है। यहाँ दो लिथियम है, तो जब दो लिथियम अपना 2 Li+ लेके निकलेगा तो O2 पर 2 - छोड़ेगा, क्योंकि टोटल पॉजिटिव चार्ज लेके हटेगा तो कितना छोड़ेगा? अरे 2+ निकला तो 2 गया ना, तो O2 - 2 जाएगा। ये O - 2 यानी ऑक्साइड हो नहीं है, ये क्या है? पर ऑक्साइड है। ऑक्साइड अगर लिथियम का लिखते हो तो देख Li2O लिखते कि नहीं, फार्मूला देख। सोडियम का ऑक्साइड लिखते हो तो क्या लिखते हैं आप? Na2O लिखते हैं आप। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 इधर, सोडियम की 1 इधर, ऑक्सीजन की 2 इधर, लिथियम की। ऑक्साइड ऐसे लिखा जाता है। समझ में आया? ऑक्साइड ऐसे लिखेंगे यहाँ पे। इसका मतलब जो लिखे गए हैं वो क्या है? वो परऑक्साइड है। और पॉली पे जाएगा, ये पॉली वाले हैं तो पोलराइजेशन से डील करेंगे। पोलराइजेशन में अच्छा एनाइन सेम है, तो कटाइन का चार्ज देखेंगे। कटाइन भी सबका चार्ज क्या है? सेम है। तो साइज देखेंगे, छोटा साइज, ज्यादा पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन का ऑर्डर क्या चलेगा? ऐसे चलेगा। तो थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर इसका उल्टा कर देना। तो यहाँ पर जो है ना थर्मल स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर होगा ना, इसका जस्ट उल्टा चलेगा। फिर इस तरह से थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर चलेगा। तो ये परऑक्साइड के कुछ केसेस हैं। तो लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम परऑक्साइड की थर्मल स्टेबिलिटी अगर बात करें, अच्छा थर्मल स्टेबिलिटी इसकी कम है, किसकी? Li2O2 की। सीजियम ऑक्साइड परऑक्साइड की क्या है? ज्यादा है। मतलब क्या हुआ? इसकी थर्मल स्टेबिलिटी क्या है? ज्यादा, इसकी कम है। मतलब ये टूटने, थर्मली स्टेबल है ना, थर्मल स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा है। अच्छा ये थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा का मतलब है कि इसको टूटने के लिए ज्यादा हीट की जरूरत पड़ेगी, और ये कम हीट में ही टूट जाएगा। ठीक है? तो वही होगा कि इसका ब्रेक होने के लिए कितना नीड होगी, किसकी? हीट की। अगर कम हीट में टूट जाए तो थर्मल स्टेबिलिटी कम है, अगर ज्यादा हीट में टूटे तो थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मली स्टेबल यही है कि मतलब उसको जब हम थर्मल यानी हीट प्रोवाइड करेंगे ना, तो जल्दी टूटा या मतलब आसानी से टूट गया, या मुश्किल से टूटा। आसानी से टूट गया तो मतलब कम स्टेबल था, टूट गया। अगर वो बड़ी मुश्किल से टूट रहा मतलब वो थर्मली क्या, ज्यादा स्टेबल था। ठीक है? तो वहां से इसका सिग्निफिकेंस आप यहां से बताओगे कि थर्मली ज्यादा स्टेबल का मतलब हो गया ना कि वो मतलब ज्यादा हीट की नीड मांगेगा क्या, ब्रेक करने के लिए। ठीक है? नीड मोर क्या, हीट। यहां पर किसका होगा? नीड आप क्या, मोर हीट टू क्या, ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन होने के लिए कितना ज्यादा हीट की जरूरत पड़ेगी। तो आप यहां पर दिखा सकते हो नीड आप क्या, मोर हीट टू ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन होने के लिए क्या करेगा? ज्यादा हीट को मांगेगा ये। तो नीड ऑफ मोर, मोर हीट, हीट नहीं लिखा, नीड ऑफ मोर हीट टू क्या, ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन होने के लिए, ब्रेक होने के लिए ज्यादा हीट की डिमांड करेगा वो, तभी जा करके और टूटेगा। इसका मतलब थर्मली स्टेबल का मतलब ये होता है। और इसका होता है कम हीट देने पर ही टूट जाएगा। तो इसको कितने की नीड होगी? बहुत कम हीट की जरूरत होगी, थोड़ा सा दोगे आराम से टूट जाएगा। तो थर्मली लेस स्टेबल का मतलब हो गया ये। चलिए ये पूरी हम लोगों ने यहाँ पे खत्म कर दिया, क्योंकि पूरा ही करना था, क्योंकि फिर से एस ब्लॉक में आएगा तो फिर वहां पे ताकि लफड़े ना हो फिर, है ना? नहीं पता चला आधा यहाँ पढ़ा है फिर आधा वहां पढ़ा है। ये पूरी हमने थर्मल स्टेबिलिटी को भी इन्वॉल्व कर लिया, क्योंकि पोलराइजेशन और लैटिस दोनों का रोल होता है इसमें। तो दोनों ही पढ़ाए थे, तो हमने सोचा एप्लीकेशन में कर लेते हैं, इसको खत्म ही कर देते हैं। तो चलिए यहाँ पर हो गया है। अब इसको ना थोड़ा सा देख लीजिएगा अपने लेवल पे, इसको लिख लीजिएगा और रिवाइज करते रहिएगा बीच बीच में। और कॉन्सेप्ट को अब बात करेंगे हम लोग ना, स्टेट ऑफ मैटर के बारे में बात करेंगे। तो स्टेट ऑफ मैटर आप जानते हो ना, जैसे कि हेडिंग डाल देना, नया चैप्टर होगा स्टेट ऑफ, स्टेट ऑफ मैटर्स होगा। स्टेट ऑफ मैटर में ना, जैसा कि आप जानते हो, जो आप मैटर हो 9th-10th में ना बहुत पढ़ते हो मैटर, ये वो दुनिया में सब कुछ मैटर है जिसको जो वॉल्यूम हो, स्पेस ले, फील करने, एहसास में आए, वो सब दुनिया भर का। हाँ ऐसा
मैटर के बारे में बोलते हो, तो यहाँ मैटर वेटर के बारे में नहीं पढ़ रहा, मैटर की स्टेट पढ़नी है। मैटर की स्टेट भी आप पढ़ते हो नाइन्थ में, कितने 5 बार, कितने 5 टाइप के, लेकिन अपने को 3 से ही काम चलाना है। बाकी जो दोनों हैं वो कंडीशनल है, हर जगह नहीं पाए जाते, लेकिन ये जो तीनों हैं तुम्हारे आसपास खूब हैं। हाँ, सॉलिड लिक्विड गैस, तो इन्हीं की स्टडी करनी है, जो दुनिया में खूब पाए जाते हैं उन्हीं पर स्टडी भी खूब करनी है आपको। तो आपको सॉलिड लिक्विड गैस करने हैं, और वो प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन नहीं दिमाग में लाना, क्योंकि वो कंडीशनल है कि हाँ वो कुछ क्रिटिकल ना टेम्परेचर या उसके हिसाब से ही बनते हैं वो। आपके आसपास में सबसे ज्यादा फिजिकल स्टेट क्या है मैटर की? 3, सॉलिड लिक्विड एंड गैस। तो उनका उन्हीं का पूरा, और वो भी चैप्टर में तीनों नहीं करना है, सॉलिड और सॉलिड लिक्विड और गैस। सॉलिड लिक्विड और गैस के बारे में जानना है। सॉलिड जो पढ़ोगे 12th क्लास का पहला चैप्टर है, ठीक है। आपको जो लिक्विड है ना, इसी गैसियस स्टेट में लिक्विड आ जाएगा, वो भी केवल लिक्विड की डिफिनीशन आएगी कि लिक्विड के पास वेपर प्रेशर होता है, वेपराइज होता है ना। लिक्विड को जब हम गिरा देते हैं तो आपको पता है कि कुछ टाइम बाद वो फ्लो रुक जाता है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर विस्कोसिटी होती है। लिक्विड का सरफेस पे ना, आप जानते हो ना कि लिक्विड के सरफेस पे बहुत छोटे छोटे मॉस्किटो वगैरह बैठ जाते हैं, डूबते नहीं है, क्योंकि उनके सरफेस पे टेंशन होता है, ऑन सरफेस टेंशन होता है। 2-3 प्रॉपर्टी खाली पढ़नी है, बाकी इसकी जो फिजिक्स है, पूरा फ्लूइड मैकेनिक्स आप पढ़ते हो, पूरा बढ़िया, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, सब बड़े बड़े फार्मूले थ्योरम लगाए जा रहे हैं। और लिक्विड अगर कई सारी मशीनें लगा करके, हैंड पंप लगा करके पानी फेंके जा रहे हैं, तो पानी कितनी दूर तक जाएगा, क्या होगा, सब बर्नौली थ्योरम, ये वो थ्योरम, पूरा फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ते हो आप, ठीक है। वो तो पूरी मशीनरी हो गई, ठीक है। यहाँ पर केमिस्ट्री के नाम पे खाली लिक्विड स्टेट की जो प्रॉपर्टी है, वेपर प्रेशर, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, होता क्या है जस्ट फॉर डिफिनीशन है। और इससे ज्यादा यहाँ पर सिलेबस में अपने कुछ है ही नहीं है, क्योंकि फ्लूइड मैकेनिक्स में पूरा डाल दिया है फिजिक्स में, तो वहां तो पूरी उसकी फिजिक्स पढ़ोगे। तो अपने को फिर बचा क्या जिसको गले लगाना है? गैस बचा है। लिक्विड तो बस समझ लो इंट्रोडक्शन है ये क्या क्या है आपके पास, ये जस्ट फॉर इंट्रोडक्शन है। ये just, नहीं, कई सारे बुक में गैसियस स्टेट भी लिखा है, गैस स्टेट ही इसका चैप्टर का नाम ही डालते हैं। बहुत पहले जो तुम्हारा सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है स्टार्टिंग में ना, उसको लोग मोल कॉन्सेप्ट के नाम से चैप्टर ही बनाते थे। लेकिन अब लोग एक बार एनसीईआरटी ने सम बेसिक कॉन्सेप्ट डाल दिया, तो सारे लोग अब क्या कर रहे हैं, एनसीईआरटी का टेस्ट लेने के लिए सब लोग वही नाम दे रहे हैं। अदरवाइज आधी किताबें मार्केट में बहुत पहले ऐसी थी, मोल कॉन्सेप्ट, स्टेट ऑफ मैटर नहीं, सॉरी, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री नहीं, क्या मोल कॉन्सेप्ट, ऐसे चलती थी। क्योंकि उनको पता है पूरे चैप्टर में कौन अनमोल है, मोल ही। पूरे चैप्टर में किसका भौकाल है, मोल का, तो इसलिए मोल कॉन्सेप्ट ही चैप्टर का नाम ही था, ठीक है। यहां पर भी किसका भौकाल है, गैसियस स्टेट ही पढ़ने वाले हैं हम लोग, तो चैप्टर का नाम ही क्या हुआ करता था, गैसियस स्टेट। लेकिन वो स्टेट ऑफ मैटर का एक स्टेट है, मैटर का क्या है, एक स्टेट है, तो उसी का आपको अभी जो 11th में पढ़ना है, करंट में यही पढ़ना है, गैसियस स्टेट। हाँ, तो गैसियस स्टेट के बारे में ही पूरी स्टडी आपको करनी है। लिक्विड स्टेट, तो लिक्विड स्टेट ये सॉलिड स्टेट है, और ये लिक्विड स्टेट है, और ये गैसियस स्टेट है। और इसके बारे में आपको पता है, जस्ट फॉर इंट्रोडक्शन केवल करना है, और ये 12th क्लास में आपको पढ़ने को मिलेगा, पूरा चैप्टर ही है उसके ऊपर। और अपने पास अभी जो मेन है वो कौन सा है, गैसियस स्टेट। तो गैसियस स्टेट के बारे में बात करनी है कि जो अपने रियल अपने डेली लाइफ में खूब ज्यादा ये एग्जिस्ट करते हैं, और इन पर ही काम करेंगे, इन्हीं की फिजिक्स या इन्हीं की केमिस्ट्री पढ़ेंगे, ठीक है। इन्हीं का रिलेशन पढ़ेंगे, केमिस्ट्री का मतलब होता है रिलेशन, ठीक है। अब ये कैसे रिलेट होते हैं, किसके साथ क्या रिलेशन है इनका, सब सब कुछ इनकी पूरी कुंडली पढ़ेंगे, ठीक है, गैसियस स्टेट का। तो चलिए, गैसियस स्टेट में ना सबसे पहला गैस के बारे में बात करेंगे। तो गैस के बारे में बात करेंगे, तो गैस की डिफिनेशन यहाँ नहीं बता रहे हैं, सबको पता है कि गैस का क्या कोई शेप साइज होता है क्या, कि जिस कंटेनर में डालो वही ऑक्युपाई कर लेता है, वॉल्यूम फिक्स होता है गैस का, कोई शेप होता है क्या, नहीं होता है, ठीक है। इस रूम के अंदर, अब इसका जो भी वॉल्यूम हो, इस रूम के अंदर मान लीजिए, इस रूम के अंदर मान लीजिए कि क्या है, जितना भी ऑक्सीजन होगा, मान लेते हैं कि ऐसे अज्यूम करते हैं कि मान लो इस रूम के अंदर है ना, जो ऑक्सीजन है जो हम लोग इनहेल कर रहे हैं, इस रूम के अंदर मान लो ऑक्सीजन अगर देखा जाए, तो सपोज करो कि 10 ml है, ठीक है। इस रूम के अंदर सपोज करो ऑक्सीजन 10 ml है, तो अगर हम इस रूम को छोटा कर दें, कंप्रेस कर दें, तो इतने में भी 10 ml आ जाएगा, इतने स्पेस में भी आ जाएगा। इस रूम को बड़ा कर दें, डबल एरिया कर, डबल वॉल्यूम कर दें, तो 10 ml तब भी उसी में फैल जाएगा, रहेगा तो 10 ml ना,
स्पेस जो मिलेगा उसको उसी स्पेस में क्या करेगा, ऑक्युपाई कर लेगा। ठीक है, इसका मतलब इसका वॉल्यूम जो है ना, गैस का खुद का वॉल्यूम नहीं होता, एक तरह से देखा जाए तो कंटेनर के वॉल्यूम को ऑक्युपाई करता है वो। तो जितना बड़ा कंटेनर उतना ज्यादा वॉल्यूम, यही तो होता है। तो गैस का वॉल्यूम का मतलब क्या है, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर की बात की जा रही है। वॉल्यूम ऑफ क्या, कंटेनर। और गैस के मॉलिक्यूल आप जानते हो क्या, एकदम आराम से सोए रहते हैं, रेस्ट में होते हैं क्या, आराम से, या बहुत तेजी से धूम धड़ाका एकदम, समझ रहे हो ना, बहुत हाईली, हाँ फ्रीली मूव करते हैं। फ्रीली क्या करते हैं, मूव करते हैं, खुद से टकराएंगे, मन नहीं भरेगा, दीवालों से भी टकराएंगे। ठीक है, ये फ्रीली मूव का मतलब ये होता है कि जिधर जा रहे हैं, टकरा रहे हैं, मुड़ रहे हैं, कभी भी रैंडम मोशन करते हैं वो। क्यों, क्योंकि उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है खुद के बीच में, जैसे एक मॉलिक्यूल गैस का, ये इनके बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं है, जो जहां जाना चाहे जाए, टकराए, वापस आए कहीं से भी। तो इनके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन माना जाता है वो क्या माना जाता है, जीरो माना जाता है, नेग्लिजिबल माना जाता है। लेकिन अगर ये कोई बोल दे कि क्या कुछ भी नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, क्योंकि अगर वो मॉलिक्यूल है तो उनके पास कुछ ना कुछ मोलर मास वगैरह होंगे, तो उनके बीच कोई ना कोई अट्रैक्शन होगा। वो अलग ही बात है कि हिंदुस्तान वाला ना हो, लंदन वाला हो, मतलब लंदन फोर्स हो उनके बीच में। ठीक है, पढ़ा ना डिस्पर्सन फोर्स, तो लंदन फोर्स पढ़ा है ना। तो अगर हो सकता है कि सबसे, हो सकता है कि उनके साथ, हाँ इंड्यूस डाइपोल हो सकता है कि उनके साथ बहुत कम वीक वाला फोर्स हो, लेकिन अब वीक वाले फोर्स को हम नेग्लेक्ट कर दें, अलग बात है, बट हो तो सकता है। लेकिन यहां पर हम गैसियस स्टेट की थ्योरीज में ना, हम गैस मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन बाकी के कंपैरिजन में नेग्लेक्ट कर देते हैं। कंपैरेटिव स्टडी है ये। गैस के मॉलिक्यूल का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जीरो होता है, बोलो जीरो नहीं होता है, सॉलिड और लिक्विड की कंपैरिजन में जीरो लेते हैं। होता तो कुछ ना कुछ है ही है, लेकिन क्यों जीरो लेते हैं, क्योंकि मुझे सॉलिड लिक्विड गैस से कंपेयर करके पढ़ रहे हैं ना, तो सॉलिड लिक्विड गैस से कंपैरिजन करोगे तो गैस के मॉलिक्यूल के बीच के अंदर कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कोई इंटरेक्शन नहीं होगा इनके बीच में, फ्री टू मूव है ये, एकदम आराम से फ्री टू मूव करेंगे, और एक दूसरे से कोलिजन करेंगे खुद के साथ और कंटेनर के वाल के साथ करेंगे। ये इसकी गैस की नेचर होता है। इनका वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है, कंटेनर के वॉल्यूम के हिसाब से ये अपना माहौल बनाते हैं। अगर उनको 10 ml के गैस हैं, 10 ml में मान लो आपने अमाउंट 10 ml के हिसाब से लिया, पता चला कि उनको जिस स्पेस में छोड़ दिया वही स्पेस वो क्या कर लिए, ऑक्युपाई कर लिए। ठीक है, तो उसके हिसाब से चलेगा, उसके हिसाब से चलेगा। तो कुल मिलाकर के ना, इनका वॉल्यूम वॉल्यूम कुछ फिक्स नहीं होता है, कंटेनर के हिसाब से ये क्या अपना ले लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए, अगर कोई कंटेनर है, और इस कंटेनर को मैंने बोल दिया, मान लो कोई बलून है, और बोल दिया कि बलून में 1 लीटर गैस आ सकती है, 1 लीटर वही 1000 ml। अगर ये 1000 ml इसमें गैस आ सकती है, तो मतलब अब इसमें कोई भी गैस डालोगे तो 1000 ml का वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा। कितना डाले, 2 ग्राम डाल दो तो भी 1000 ml बताएगा अपना वॉल्यूम। और गैस अगर 10 ग्राम डाल दिए तो भी कितना बताएगा, 1000 बताएगा। पता चलेगा 500 ग्राम गैस ले लिए तब भी वॉल्यूम कितना बताएगा, क्योंकि उसी कंटेनर में वो क्या है, वो जा रहा है, तो वही तो वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा। तो कुल मिलाकर के इनके वॉल्यूम का ना, और इनका कोई शेप नहीं होता है, जैसा कंटेनर का शेप रहेगा उधर ही वो बना लेंगे अपना मॉल, अपना सेटलमेंट उसी में बना लेंगे। तो इनका भी कोई शेप ओप नहीं होता है, और इनका वॉल्यूम आप जानते हो कंटेनर के वॉल्यूम के हिसाब से जाने जाएंगे ये। तो ये कुछ चीजें हैं गैस के बारे में, इनके बारे में, इनके अंदर कोई भी फोर्स ऑफ इंटरेक्शन नहीं होता है, और ये फ्री टू मूव होते हैं, फ्री टू क्या मूव होते हैं, कभी ये रेस्ट में नहीं होते हैं। अगर ये फ्री टू मूव होंगे हमेशा, तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, जीरो होगी। इनके पास कौन सी एनर्जी रहेगी, काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि हमेशा ये भागते रहते हैं। फ्री टू मूव अगर हमेशा भाग रहे हैं तो इनके पास काइनेटिक एनर्जी रहेगी ना। अगर ये रेस्ट में होते तो इनके पास पोटेंशियल आती, रेस्ट में है नहीं, तो इनकी गैस की पोटेंशियल एनर्जी हम लोग कभी बात नहीं करते, हम गैस की हमेशा क्या बात करते हैं, काइनेटिक, क्योंकि होती भी वही है, होती भी उनके पास क्या है, वही है, इनकी पोटेंशियल एनर्जी वगैरह भी नहीं होती है। तो ये कुछ गैस के चीजें हैं जो बेसिक इंट्रोडक्शन है, डिफिनेशन है, जो आप स्टार्टिंग क्लास में आप पढ़ते हो ना। ठीक है, गैस के मॉलिक्यूल का जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होता है क्या बोलते हैं, बहुत पास या दूर, दूर, क्योंकि पास तो तब होता है कि जब मॉलिक्यूल इनके क्या होते हैं, क्लोज होते हैं। क्लोज होगा लिक्विड और किसमें, सॉलिड में। और गैस मॉलिक्यूल हैं, फ्री टू मूव है, तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लेते हैं। इनके जो मालिक इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, बहुत ज्यादा। ये गैस की इंट्रोडक्शन है, डिफिनीशन है। ठीक है, अपने को खैर उससे भी ज्यादा मतलब नहीं है, ये सब 9th-10th में या बचपन की क्लासेस में जो आप करते हो ना, वो सब आप जानते हो। वो सब यहाँ आपको नहीं करना है, नहीं पढ़ना है। बस एक गैस होते क्या है, वो तो एक इंट्रोडक्शन था, सुना दिया ऐसे। ठीक है, तो अब चलते हैं ना,
गैसियस स्टेट में अगर हम गैस की बात करें तो गैस ना, कुछ गैस की कुछ खासियत होती है, कुछ लॉ को फॉलो करते हैं वो गैस, क्या कुछ लॉ को फॉलो करते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग गैस लॉज बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग क्या गैस लॉज बोलते हैं। तो अगर मैं आपको समझाऊं, तो इसको ना क्या करें, हमसे इंडिविजुअल पहले लॉ पढ़ाएं या फिर कंबाइन करके निकाल दें उसी से? नहीं, मैं बताऊं, ऐसा करता हूँ ना, एक्चुअली जो एक एक गैस गैस जो होता है ना, जो हमारे गैस है ना, वो गैस एक्चुअली आइडियल और नॉन आइडियल दो टाइप के होंगे। तो पहले तो इनका थोड़ा सा क्लासिफिकेशन से शुरू करते हुए चलते हैं। अगर हम गैस के बारे में बात करें तो गैस का दो नेचर है, वही हमने जो बताया आपको। देखिए, गैस को जो हमने बताया, अक्षर हमने क्या बोला था, गैस के मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन नहीं होता, ये अजम्पशन है। थोड़ा बहुत तो होता है, हमने क्या अज्यूम कर लिया है, नहीं होता है, नेग्लेजिबल मान लिया है। लेकिन अगर वो अजम्पशन में फिर से वापस ले आऊं कि नहीं नहीं थोड़ा ही सही बट है, थोड़ा ही सही बट है, तो वहां पर यही दोनों केस बनेगा। अगर हम गैस को मान रहे हैं कि उनके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, एकदम फ्री टू मूव कर रहा है, इसका मतलब वो आइडियल गैस है। वो क्या है, आइडियल गैस है। अगर हम उस गैस को बोल रहे नहीं नहीं थोड़ा ही सही बट है, तो हम बोलेंगे नाम उसका नॉन आइडियल। क्या बोलेंगे, नॉन आइडियल गैस। नॉन आइडियल गैस का दूसरा नाम है रियल गैस। अब आप समझ गए कि रियल इसके नाम के आगे लग गया, इसका मतलब दुनिया में सब कुछ जो है वो रियल गैस है, आइडियल होता नहीं है। आइडियल को हम एज्यूम कर लेते हैं कि गैस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर जीरो ना ले तो वो रियल है, और होता ही रियल यही है कि कुछ ना कुछ तो अट्रैक्शन होता ही है। लेकिन हम उसको क्या मान लेते हैं कि नहीं है, अट्रैक्शन जीरो है, तो हमारे लिए वो आइडियल बन गया, क्योंकि हमने उसको बनाया है आइडियल। तो दुनिया में आपको पता है कि हर चीज, अगर आप किसी को अपना आइडियल मानते हो तो जरूरी थोड़ी कि सबके लिए वो आइडियल हो। पहली बात है कि आपने उनको आइडियल माना है तो कैसे माना है, कुछ तो आपने रेफरेंस रखा होगा, कुछ तो आपने पॉइंट रखा होगा कि हाँ इस पॉइंट में आपने देखा तो पता चला कि अच्छा ठीक है हमारे लिए आइडियल है, क्योंकि वो कुछ ना कुछ आपका कंडीशंस होता है, उसके हिसाब से आप उनको आइडियल मानते हो ना। तो आइडियल यहाँ पर वो गैस है क्योंकि कुछ कंडीशनल है, कुछ कंडीशंस के शर्तों के आधार पर हम इसको आइडियल मान रहे हैं, कुछ शर्तों के आधार पर हम इसको क्या मान रहे हैं, आइडियल मान रहे हैं। और अगर वो शर्तें हट जाएं तो क्या है, ये नॉन आइडियल है। तो दुनिया में सब कुछ नॉन आइडियल ही है। अगर हम आइडियल बोल रहे हैं तो हमने अज्यूम कर लिया है कि वो आइडियल है, मतलब उसके अंदर हमने कुछ तो कुछ चीजें कंडीशन अप्लाई की है। तो चलिए, गैस दो होंगे, एक आइडियल और दूसरा कौन सा, नॉन आइडियल। तो ये जो आइडियल गैस है ना, यहीं से बना हुआ है टर्म गैस लॉज। गैस लॉज के बारे में टर्म यहीं पर आया है कि जो आइडियल गैस होते हैं वही गैस लॉ को फॉलो करते हैं। और गैस लॉ से आता है गैस के लिए एक इक्वेशन बड़ा फेमस हुई है, उस गैस इक्वेशन को क्या करेगा, फॉलो करेगा। तो जो कौन सी गैस आइडियल गैस होती है, जो गैस लॉ को फॉलो करे या गैस इक्वेशन को क्या करे, फॉलो करे। और गैस इक्वेशन सारी दुनिया को पता है, पीवी इक्वल टू एनआरटी बनाया गया है। और इस इक्वेशन को फॉलो करने वाली दुनिया की सारी गैस को हम क्या बोल सकते हैं, आइडियल गैस। तो अभी जो हम दो सेगमेंट में पढ़ेंगे, पहला जो सेगमेंट है वो आइडियल गैस का ही पूरा पढ़ेंगे। उसके बाद जब हम आइडियल गैस पढ़ चुके होंगे तो फिर हम वापस आएंगे कि मान लिया हमने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जीरो नहीं था, तो हम बोलेंगे फिर रियल था। रियल था तो ये इक्वेशन बदलेगा, फिर ये इक्वेशन बदलेगा। और नॉन आइडियल गैस का मतलब क्या हो गया कि जो किसको, गैस लॉ को फॉलो करेगा, नहीं करेगा, गैस लॉ को फॉलो नहीं करेगा, गैस इक्वेशन को फॉलो करेगा, नहीं करेगा, इसलिए तो उसका नाम क्या है, नॉन आइडियल। तो नॉन आइडियल का मतलब है कि वो गैस लॉ को फॉलो करेगा। तो आप बोलोगे नहीं गैस लॉ को फॉलो नहीं करेगा, तो क्या गैस इक्वेशन को फॉलो करेगा, गैस इक्वेशन को फॉलो नहीं करेगा, मतलब पीवी इक्वल टू एनआरटी को फॉलो नॉट इक्वल टू लगा दिया। मतलब नॉन आइडियल गैस के लिए पीवी इक्वल टू एनआरटी जैसा टर्म आप नहीं यूज करोगे, या ये इक्वेशन नहीं चलेगा, गैस लॉज नहीं चलेंगे, गैस इक्वेशन बोले तो पीवी इक्वल टू एनआरटी नहीं फॉलो होगा, तो वो तुम अपने नॉन आइडियल है वो रियल में जाएगा। अब वो अगर वो पीवी इक्वल टू एनआरटी को फॉलो नहीं कर रहा तो इक्वेशन कुछ और होगी, मिलता जुलता हो लेकिन एग्जैक्ट तो नहीं होगी ना, तो फॉलो नहीं करना है। तो आइडियल गैस पहला सेगमेंट हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आइडियल गैस पढ़ने वाले हैं। और आइडियल गैस में हम लोग गैस लॉ के बारे में बात करेंगे, कुछ लॉ बनाई गई है जिसके आधार पे हमने क्या किया गया है कि उनको आइडियल माना गया है। अच्छा ये बताओ, अगर ये इक्वेशन हटा दो तो कैसे पहचानोगे आइडियल और नॉन आइडियल, नहीं पहचान पाओगे ना। तो कुछ कंडीशन है ना जिसके हिसाब से आइडियल बनाया गया है। अगर वो इक्वेशन को फॉलो करेगा, इस लॉ को, गैस लॉ को फॉलो करेगा तो ही तो आइडियल है। डिफिनीशन ही वही है यार, डिफिनीशन ही वही है। गैस लॉ कैसे बताओगे, शक्ल देख के बताओगे नहीं। अगर वो कोई भी दुनिया की गैस लेके आओ, अगर वो गैस इक्वेशन को फॉलो कर रहा है मतलब वो गैस आइडियल गैस है, अगर नहीं किया मतलब वो आइडियल
बेस डिपेंड ही उसी पे कर रहा है, यानी उसका क्लासिफिकेशन ही वहीं से स्टार्ट हो रहा है। गैस लॉ, गैस इक्वेशन को फॉलो करे, गैस लॉ को फॉलो करे, मतलब गैस इक्वेशन कौन सा, P इक्वल टू एनआरडी को फॉलो करे तो वो आइडियल गैस है, अदरवाइज वो आइडियल गैस नहीं है। दुनिया में सब कुछ रियल ही गैस है, ठीक है। अगर उसी में हम कुछ कंडीशन लगा दें तो हम उसको आइडियल मान लेंगे। अब वो आइडियल कंडीशन आपको पता है, P इक्वल टू एनआरडी को फॉलो कर गया तब तो आइडियल है, नहीं किया तो नॉन आइडियल है। चलिए अब गैस लॉ को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। P इक्वल टू एनआरटी से ही ना मैं रिलेट करके सारे कनेक्शन को वहीं पर दिखा देता हूं, क्योंकि जब हम इंडिविजुअल पढ़ लेंगे ना तो जोड़ करके हम चलेंगे गैस लॉ पे ही, सॉरी गैस इक्वेशन को ही बनाएंगे। अगर हम गैस इक्वेशन पहले थोड़ा सा याद कर लेते हैं ना तो उसी से हम तोड़ तोड़ के सारे इंडिविजुअल रिलेशन भी निकाल लेंगे। चलिए हम पहले तो ऐसे करते हैं। अभी हम क्या करेंगे ना, गैस इक्वेशन आपको दिखाते हैं कि आइडियल गैस इक्वेशन, गैस इक्वेशन बोले तो अंडरस्टूड है कि वो आइडियल ही है जब तक नॉन आइडियल ना बोला जाए। तो आइडियल गैस इक्वेशन, अच्छा कोई ऐसे थोड़ी बोलता था आज तक आइडियल गैस इक्वेशन, सब लोग बोलते हैं गैस इक्वेशन, तो गैस इक्वेशन मतलब अंडरस्टूड है आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है। क्योंकि जब तक वो नॉन आइडियल ना लगाए तब तक हमें क्या मान के चलना है कि वो आइडियल की बात कर रहा है। तो सीधे बोल रहा है गैस इक्वेशन मतलब चलो आइडियल गैस इक्वेशन की बात कर रहे हैं। आइडियल गैस इक्वेशन सारी दुनिया को पता है, पीवी इक्वल टू एनआरटी है। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको डिराइव ना करके पहले इसी से हम उसके लॉ को इसके अंदर से निकाल रहे हैं कि कौन कौन सा कैसे रिलेशन बने, तो आप जाकर के इंडिविजुअल वो रिलेशन बना सकते हो आप, ठीक है। क्योंकि सारे रिलेशन यही में से कुछ रिलेशन है जो बाय नेम है, और कुछ रिलेशन ऐसे हैं कि जो तुम उनका नाम कोई पब्लिश ही नहीं किया है, या कि कोई बाबूजी अपने नाम से बुक नहीं कराया, ऐसे से समझ सकते हो। तो जो पीवी इक्वल टू एनआरटी है ना, इसी में चलते हैं। पहले तो इनके टर्म डिफाइन कर लो और इंट्रोडक्शन ले लो। पी क्या है, प्रेशर किसका, गैस का। और वी क्या है, वॉल्यूम ऑफ गैस। तो आप समझना ये प्रेशर ऑफ गैस है। पी क्या है, प्रेशर ऑफ गैस, और ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ, ये है वॉल्यूम ऑफ गैस। और एन इज द नंबर ऑफ मोल्स है, जिसको मेडिकल लैंग्वेज में हम अमाउंट ऑफ गैस बोलते हैं। मोल तो अमाउंट ही लिया जाता है ना भाई, अब उसको चाहे वेट में तोड़ो चाहे किसी भी टर्म में तोड़ो, आप बहुत तोड़ना जानते हो, लेकिन इन जनरल थ्योरेटिकल लैंग्वेज में अमाउंट बोला जाता है कि कुछ गैस का अमाउंट है। अमाउंट है तो गैस का अमाउंट कैसे नापते हो आप, मोल में ही तो नापते हो। तो बस अमाउंट यानी नंबर ऑफ मोल सही है। एक्चुअली इसको थ्योरेटिकल लैंग्वेज में अमाउंट भी बोल सकते हैं, अमाउंट ऑफ गैस। सब्सटेंस का मतलब यहाँ सब्सटेंस गैस ही है, तो अमाउंट ऑफ गैस या नंबर ऑफ, अमाउंट में क्या, मोल। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस होता है ये। और आपको बताया गया गैस का कांस्टेंट होगा ये, वो रेडबर्ग वाला नहीं है। इज द टेम्परेचर, और ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, लेना किसमें है, केल्विन में। एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है, केल्विन में लेना होता है। तो पीवी इक्वल टू एनआरटी है ये, गैस कांस्टेंट है। गैस कांस्टेंट वगैरह की वैल्यू भी सब बताऊंगा क्या क्या किस यूनिट में रखना है। पहले तो मैं पीवी इक्वल टू एनआरटी से लेकर के चल रहा हूँ आपको ना, पीवी इक्वल टू एनआरटी से लेकर के चलूंगा आपको थोड़ा सा गैस लॉ के बारे में। ठीक है भाई, चलिए देखिए इसमें कुछ रिलेशन बनाते हैं। अब ये देखो, अब मैथमेटिकली आप तो जानते हो, इतना सब जान चुके हो, पढ़ चुके हो। तो पीवी इक्वल टू अगर एनआरटी आपके सामने लिखा है, अब जरा सोचना जरा, अगर मैं इसमें क्या क्या रिलेशन है। एक तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, कौन है वो, आर। आर को तो आप दिमाग से हटा दो कि वो ऑलवेज कांस्टेंट है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है, वो तो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। कुछ भी बदल डालो वो तो नहीं बदलने वाला है। तो आर तो गए, यूनिवर्सल कांस्टेंट हो गया, गया। बचा हमारे पास प्रेशर, वॉल्यूम, मोल और टेम्परेचर। तो कितने चीजें होंगे, चार। मतलब ये गैस इक्वेशन चार चीजों का रिलेशन है। इन चार में से किसी दो का रिलेशन तुम्हें चाहिए या किसी तीन का रिलेशन चाहिए, तो चौथी वाली को क्या कर दो, आप कांस्टेंट कर लो। जैसे किसी ने बोला मुझे प्रेशर वॉल्यूम का रिलेशन चाहिए, तो बाकी को क्या कर दें, तो बाकी में क्या है, अमाउंट और टेम्परेचर। आर तो ऑलरेडी कांस्टेंट है यार, तो आर के बारे में बात करेंगे नहीं। तो मैं निकालना चाह रहा हूं प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम रिलेशन। अगर मैं चाह रहा हूं कि प्रेशर और वॉल्यूम में रिलेशन बनाना, तो प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम रिलेशन चाहिए मेरे को। तो मैं क्या करूंगा, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम में क्या कांस्टेंट करूंगा, अमाउंट और टेम्परेचर। तो प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन अगर चाहिए तो बाहर जो कांस्टेंट करना मैं बाहर लिख रहा हूं, तो एन और टी को क्या कर देंगे, कांस्टेंट कर देंगे। अगर मुझे रिलेशन चाहिए पता है कौन सा, वॉल्यूम और टेम्परेचर का चाहिए, तो आप बताना जरा। अगर मुझे वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का रिलेशन चाहिए तो हम किसको कांस्टेंट करेंगे, प्रेशर और
मोल अमाउंट को। अगर किसी ने बोला कि सर मुझे ना प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशन चाहिए, किसका चाहिए, प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का रिलेशन चाहिए, तो उस समय हम किसको कांस्टेंट करेंगे, वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल को कांस्टेंट करेंगे। जो कांस्टेंट टर्म उसको बाहर लिख रहा हूं, मतलब और जो हम बॉक्स बना रहे हैं ना, बॉक्स में रिलेशन लिखेंगे और उसके बाहर वो किस कांस्टेंट टर्म पे रिलेशन बनाना है, क्योंकि दो का रिलेशन चाहिए तो बाकी को कांस्टेंट करना है। अब अगर हमारे पास कोई और रिलेशन चाहिए, हम और कौन से बना, किसी दो का बनाने की बहुत बात कर रहा हूं। चार में से कोई दो को रिलेशन बनाना, छह रिलेशन बनेगा कि नहीं, चार में से किसी दो को सेलेक्ट करना हो तो छह तरीके हैं। फोर सी टू, यस। अगर हमारे पास किसी ने बोला मोल्स वर्सेस क्या, वॉल्यूम का रिलेशन, किसी ने बोला मोल वर्सेस टेम्परेचर का रिलेशन, या मोल वर्सेस प्रेशर का रिलेशन, बन सकते हैं कि नहीं। अच्छा बताओ, मोल वर्सेस वॉल्यूम का रिलेशन निकालोगे तो प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट रखना पड़ेगा, और मोल वर्सेस टेम्परेचर का करोगे तो प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम को कांस्टेंट करना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे रिलेशन आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, लेकिन इनमें से छह रिलेशन बनेंगे ना, अभी तो कितने, पांच बनाया, एक और वहां पर ऐड कर सकते हो। लेकिन इन्हीं में से कुछ रिलेशन को ना आप बाय नेम जानते हो, गैस लॉ के नाम से जानते हो। जब प्रेशर वॉल्यूम का रिलेशन आया था तो इसी को बोलते हो बॉयल्स लॉ। कौन सा लॉ, बॉयल्स लॉ। ये तो बोलते हो बॉयल्स लॉ प्रेशर वॉल्यूम का रिलेशन में। और जब वॉल्यूम टेम्परेचर का रिलेशन आता है तो चार्ल्स लॉ। कौन सा, चार्ल्स लॉ आता है। और प्रेशर टेम्परेचर में गेलू सॉक्स, गेलू सॉक्स लॉ आता है। गेलू सॉक्स है ना, ऐसे सी एस आएगा ना। मोल और वॉल्यूम का क्या रिलेशन आएगा, आवोगाड्रो। आवोगाड्रो लॉ। मोल और टेम्परेचर में कोई नहीं दिया चेन, ठीक है, आविष्कार हम देंगे। तो मान लो अपने आप को हमें क्या जाता है, ठीक है। और और कौन बच रहा था, मोल और आयन, मोल और वही प्रेशर का बच रहा था, तो इसमें ऐड कर सकते हो बगल से, कहीं से बगल से यहाँ पे कहीं पे दिखा देना कि मोल और किसमें, मोल वर्सेस प्रेशर में, उसमें क्या कांस्टेंट कर देना, वॉल्यूम और टेम्परेचर को कर देना। उनके कोई नाम नहीं है। अच्छा, ये जो गैस लॉ के नाम पे पढ़ते हो ना, ये चारों हैं। तो आपको पता है कि जो गैस इक्वेशन है ना, सारे गैस लॉ का क्या है, कॉम्बो है, सारे गैस लॉ का कॉम्बिनेशन फॉर्म है वो। पीवी इक्वल टू एनआरटी जो हम पढ़ते हैं ना, उसमें सारे गैस लॉ तुम्हारे उसमें क्या है, दफन है। बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गिलुसाक्स लॉ और कौन, अवोगाड्रो लॉ, सारे लॉ तुम्हारे यहाँ पर क्या है, दफन है इसके अंदर। इसका मतलब है ना, अगर हम प्रेशर वॉल्यूम में रिलेशन बना लें कांस्टेंट अमाउंट ऑफ गैस और टेम्परेचर पे, तो समझ लेना कि वो बॉयल्स लॉ है। अब यहीं से डिफिनेशन भी बन जाएगी, यहीं से इक्वेशन भी बन जाएगा, सब है। अगर इसी पीवी इक्वल टू एनआरटी में वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन बना लें तो चार्ल्स लॉ है, इसी में प्रेशर और टेम्परेचर का बना लें तो गिलुसाक्स लॉ है, इसी में मोल और वॉल्यूम का बना लें तो अवोगाड्रो लॉ है, और इसी में मोल को हम किसके साथ कर लें, टेम्परेचर के साथ, इसी में मोल के सब, मोल को किसके साथ कर लें, प्रेशर के साथ, बाकी को कांस्टेंट करते जाएं, तो ये बन जाएगा हमारे पास क्या, बताओ। नाम तो नहीं है बट रिलेशन है खाली, तो छह रिलेशन है, चार तो बाई नेम है, चार तो क्या है, बाई नेम है। अब हम चल रहे हैं इंडिविजुअल पे। अब मैंने तो ये दिखा दिया यार कि नहीं, आइडियल गैस इक्वेशन के अंदर बहुत सारे लॉज हम क्रिएट कर सकते हैं। और कई बार तो क्वेश्चन जब बनेगा ना, तो नाम हम नहीं देगा वो, मोल बदलेगा, उधर टेम्परेचर बदलेगा, तो हम टेम्परेचर पे रिलेशन बना बना के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। किसका दिया हुआ है भाड़ में जाए, उसे कोई मतलब नहीं है। वो तो तब पूछने वाली बात होती है ना, कि जब किसी ने बाइल का नाम लेके पूछ लिया तो अच्छा प्रेशर वॉल्यूम रिलेशन है, नहीं पूछ रहा है, नाम ही नहीं लिया बाइल साहब का, उसने बोल दिया कि हाँ इतना वॉल्यूम था तो इतना प्रेशर था, उसके बाद वॉल्यूम हमने इतना बढ़ा दिया तो कितना प्रेशर हो गया, मतलब प्रेशर वॉल्यूम रिलेशन की बात कर रहा है, इसका मतलब हम लगा देंगे, हमें पता है। अब वो नाम दे या ना दे क्या मतलब है भाई, ठीक है। वो तो एक छोटी लेवल की क्लास में होता है ना, कि वो थोड़ा से साइंटिस्ट लोग के नाम हाईलाइट किए जाते हैं, अच्छा बताओ बॉयल्स लॉ क्या होता है बेटा, ठीक है ये। लेकिन जब न्यूमेरिकल आएगा
तो न्यूमेरिकल आएगा कितना, एक गैस था उसके में इतना वॉल्यूम था, उस इतने वॉल्यूम पर मेजर किया गया, प्रेशर इतना आया, और जब वॉल्यूम को 10 गुना कर दिया गया या कोई डेटा दे देगा इतना कर दिया गया तो प्रेशर कितना होगा। मतलब प्रेशर वॉल्यूम को रिलेट कर रहा, मतलब हम प्रेशर वॉल्यूम को रिलेट करना जानते हैं। पीवी इक्वल टू एनआरटी में प्रेशर वॉल्यूम का रिलेशन बनाएंगे, अपने आप बनेगा। अभी दिया किसने था, वो अलग बात है, वाले साहब ने दिया था, लेकिन बनाना तो हम भी जानते हैं ना, इक्वेशन हमारे पास है तो हम इक्वेशन तुरंत बना लेंगे। नाम दे या ना दे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो अपने को तो रिलेशन चाहिए कि क्या किसका किसका वैल्यू दे रहा है, एक का वैल्यू देकर के दूसरे को घटा बढ़ा रहा जो भी है, तो हमें यही रिलेशन बनाना है। और केवल रिलेशन यही नहीं बनेगा, चार चीजें थी, हमने दो दो का रिलेशन बनाया है, आप तीन तीन का भी बना सकते हो क्वेश्चन में, क्योंकि तीन तीन भी डाल सकता है वो, तो तीन तीन का भी क्वेश्चन में डाल सकते हो, आप बना सकते थे। तो रिलेशन देखिए, रिलेशन बनाया कैसे जाएगा, अगर मुझे तीन तीन का बनाना हो, किसका बनाना हो, तीन तीन का बनाना हो, तो देखो इसी पीवी इक्वल टू एनआरटी से, इसी पीवी इक्वल टू एनआरटी से आपको पता आर तो ऑलवेज कांस्टेंट है। तो अगर मेरे को कोई बोल दे कि प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर तीनों में रिलेशन चाहिए, किसमें रिलेशन चाहिए, प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर रिलेशन, मतलब तीनों में। अभी तो हम दो दो का रिलेशन निकाले थे ना, इस बार हम किसका निकालने जा रहे हैं, तीनों का। तो देख हम कैसे, भाई तीनों हैं तो तीनों निकल सकता है। अच्छा, तीनों निकालने के लिए एक को कांस्टेंट करोगे, जो बचेगा ना, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर में रिलेशन चाहो तो केवल क्या बचा, एन, तो कांस्टेंट मोल पे, कांस्टेंट मोल यानी कांस्टेंट अमाउंट ऑफ गैस पे बनाएंगे, इसी पे तो बनाएंगे भाई। किसी ने बोल दिया नहीं मुझे वॉल्यूम और मोल और टेम्परेचर में रिलेशन चाहिए, तो किसको कांस्टेंट कर देना, एट कांस्टेंट प्रेशर बोलना पड़ेगा फिर। तो ये एट कांस्टेंट अमाउंट ऑफ गैस या एट कांस्टेंट प्रेशर पे बोलना पड़ेगा। और बाकी तीनों का किसी के तीन का बना लो, और किसका बना लिया, और भी कोई तीन ले लो भैया, प्रेशर टेम्परेचर और प्रेशर ले लिया, टेम्परेचर ले लिया, एंड क्या ले लिया, मोल ले लिया। तो एट कांस्टेंट क्या रखना पड़ेगा, एट कांस्टेंट वॉल्यूम रखना पड़ेगा, और यहां आपने क्या रखा था, एट कांस्टेंट प्रेशर रखा था, और आपने यहां क्या रखा था, एट कांस्टेंट क्या, मोल या कांस्टेंट अमाउंट ऑफ गैस, एट कांस्टेंट अमाउंट ऑफ गैस, इस तरह से। तो किसी का भी, यानी चार चीजें हैं, चारों में हम रिलेशन चारों को भी बना सकते हैं, चारों को बनाने के लिए कोई कांस्टेंट करने की जरूरत नहीं है, चारों में हम रिलेशन बना सकते हैं भाई, चारों का भी रिलेशन बना सकते हैं। तो अगर जरूरत पड़ेगी तो प्रेशर वॉल्यूम मोल चारों में रिलेशन हम बना लेंगे, चारों में रिलेशन बना लेंगे। तो नाम थोड़ी किसी ने दिया है, लेकिन इक्वेशन है तो इक्वेशन है, तो हम फिर उस इक्वेशन का सर्जरी करना तो हम लोग जानते हैं, तो हम लोग खुद उसी में से जोड़ तोड़ करके दो दो का रिलेशन बनाएंगे, तीन तीन का बनाएंगे, जरूरत पड़ी तो चारों का रिलेशन बना लेंगे। तो ये सारे मैथमेटिकल टूल्स हैं, और आपको ना इस तरह से खेलना पड़ेगा। तो एक एक करके पहले तो मैं बनाता हूं, उसके बाद में ये तीन चार सबका बना दूंगा, ठीक है। फार्मूले यहाँ आपको ना, जब बनाएंगे फार्मूले तो ऐसे लिखेगा कि यार 40-50 फार्मूले बनने जा रहे हैं, और जबकि याद करना केवल दो, बाकी तो अपने आप बनेंगे, अपने आप बनाओगे आप। वो तो एक गेम की तरह है, चलो इसको इसको पकड़ के बना लो, चलो इसको इसको पकड़ के बना लो, ऐसा कर लो वैसा कर लो, एक गेम की तरह चलेगा। 40-50 फार्मूले अगर आप देखोगे खोलोगे इसको ना, तो बनते चले जाएंगे बिखरते, लेकिन याद किसी को नहीं करना है, याद नहीं रिलेशन बनाने आना चाहिए। याद तो केवल दो करना है, एक पीवी इक्वल टू एनआरटी करना है, एक इसी का दूसरा मॉडिफाइड वर्जन है, ठीक है। जैसे आजकल हर चीज मॉडिफाइड वर्जन आता है ना, तो ऐसे इसका एक मॉडिफाइड वर्जन भी लेके आएंगे गैस इक्वेशन का। आप गैस इक्वेशन का एक ही तो नाम जानते हो, पीवी इक्वल टू एनआरटी, एक वर्जन इसका और है, वो मैं दूंगा। बस दोनों ही गैस इक्वेशन है, और दोनों ही केवल काफी है इस गैसियस स्टेट का पहला वाला पोर्शन समझने के लिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं ना, इसमें हम शुरू करते हैं। पहला हम बॉयल्स लॉ को चल रहे हैं डिफाइंड करने अलग से, बॉयल्स लॉ को डिफाइंड करने चल रहे हैं। तो देखिएगा, अब बॉयल्स लॉ कहां से बनेगा, उसी आइडियल गैस इक्वेशन से चुरा के बना रहे हैं। पीवी इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी, आप जानते हो। यहां से प्रेशर वॉल्यूम में रिलेशन करने जा रहे हैं, तो प्रेशर वॉल्यूम, तो प्रेशर वॉल्यूम, अच्छा बताओ आर क्या था, कांस्टेंट। अगर हम प्रेशर वॉल्यूम में रिलेशन चाहिए तो एन और टी को भी कांस्टेंट करेंगे। तो सुनो जरा, अभी इसी इक्वेशन में लिखो एट, इसी इक्वेशन पे एक कंडीशन लगा दो, एट कांस्टेंट क्या, टेम्परेचर एंड कांस्टेंट अमाउंट ऑफ गैस, एंड क्या, एंड कांस्टेंट अमाउंट ऑफ गैस।
यानी मोल को और टेम्परेचर को भी क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया। तो बताओ आर ऑलरेडी कांस्टेंट था, तो एन इंटू आर इंटू टी सारे कांस्टेंट हो गए। तो पीवी इक्वल टू क्या बन गया फिर, कोई कांस्टेंट के मान लो। अरे यार कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, कांस्टेंट। तो ये सारे जब कांस्टेंट हो गए तो आपस में मल्टीप्लाई होने के बाद एक नया कांस्टेंट बनेंगे। तो पीवी इक्वल टू कांस्टेंट बना, मान लेते हैं वो कांस्टेंट कुछ और नहीं का के है। ये कोई ऐसा नहीं मानने के लिए है, ऐसे कांस्टेंट के मान लिया। अच्छा ये तुमने कांस्टेंट के मान लिया तो अब करोगे क्या बताओ जरा, एक रिलेशन बन गया कि नहीं, पीवी इक्वल टू के, ये कौन सा लॉ बन गया, बॉयल्स लॉ। यही तो बॉयल्स लॉ हो गया, जब आपने टेम्परेचर और किसको कांस्टेंट कर किया, अमाउंट ऑफ गैस को, तो जो प्रेशर वॉल्यूम का रिलेशन है वही तो दिया बॉयल साहब ने। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट अमाउंट ऑफ गैस प्रेशर वॉल्यूम कैसे रिलेट होगा, यही क्या है, चार्ल्स लॉ है। अब रिलेट कैसे हो रहा है, रिलेट बताओ जरा। प्रेशर इंटू वॉल्यूम का मल्टीप्लीकेशन क्या है, कांस्टेंट। यही तो बॉयल्स लॉ का स्टेटमेंट है। बच्चा सोचेगा नहीं सर बचपन में हम कुछ और पढ़े थे, हमें तो मामू बना रहे हो आप। तो हम कह रहे हैं जो पढ़े थे चल उधर लेके चलते हैं। तो प्रेशर इज इक्वल टू के अपान वी। तो यहां से प्रेशर वॉल्यूम के इनवर्सली दिखा, पहुंच गए वहीं जो पढ़े थे, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। अकॉर्डिंग टू क्या, बॉयल्स लॉ। प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड मोल अमाउंट ऑफ गैस, यही था, यही तो पढ़े थे ना। तो पीवी इक्वल टू, अच्छा बताओ, ये प्रेशर वॉल्यूम के इनवर्सली है, तो इज इक्वल टू करोगे तो कोई कांस्टेंट आएगा, और फिर पी इंटू वी कर दिया इक्वल टू के, तो ये दोनों चीजें एक ही चीज है कि नहीं। तो पीवी इक्वल टू कांस्टेंट या पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या, 1/v, दोनों ही बॉयल्स लॉ है। अब बॉयल्स लॉ को इंडिविजुअली हमने पढ़ते हैं यहाँ से, और इसी को जोड़ जोड़ के हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन बनाते हैं, या हम उल्टा कर रहे हैं, हम आइडियल गैस इक्वेशन से तोड़ तोड़ के सारे गैस लॉ को निकाल रहे हैं। और आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इक्वल टू एनआरडी से पीवी का रिलेशन बना दो, बाकी को कांस्टेंट कर दो, पीवी इक्वल टू के दिखेगा। यहां से प्रेशर वॉल्यूम के इनवर्सली आ गया। इसका मतलब आप समझ गए कि प्रेशर जब जब बढ़ता है तो वॉल्यूम इनवर्सली मतलब घटेगा, और प्रेशर जब जब घटेगा वॉल्यूम बढ़ेगा। बट ये कंडीशनल है। बताओ ये प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्सली किसी भी कंडीशन में होंगे, जब 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 गैस का अमाउंट भी सेम हो साथ में, तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। तभी होगा नहीं तो नहीं होगा। और कोई भी बच्चा ऐसे तुरंत आकर के बेवकूफ बना देगा और लड़ जाएगा, कहेगा सर क्या बकवास कर रहे हो, प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम घटता है। हमने तो देखा नहीं, हम तो अपने साइकिल में जब हम गैस भरते हैं तो वहां तो वॉल्यूम भी बढ़ता है और प्रेशर भी बढ़ता है, यही तो होता है। पंचर हो गई साइकिल मान लो, गैस भर रहे हो तुम, हवा भर रहे हो, हवा भर रहे हो तो क्या हो रहा है, अंदर प्रेशर भी जा रहा है और वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। वॉल्यूम भी बढ़ रहा है ना, तो वहां तो डायरेक्टली जा रहा है। आप सर ये क्या पढ़ा दिए जो साइकिल के हवा में हमारे लग ही नहीं रहा है, क्योंकि वहां अमाउंट फिक्स कांस्टेंट नहीं है, वहां तो गैस का अमाउंट भी आप बढ़ा रहे हो। और जबकि ये रिलेशन कब चलेगा, जब अमाउंट क्या हो, कांस्टेंट हो। वहां अपने अमाउंट को कांस्टेंट नहीं किया है, आप तो भर भर के गैस अंदर भेज रहे हो, उसका अमाउंट बढ़ा रहे हो, अमाउंट बढ़ा रहे हो, इसलिए वहां पर मामला जा रहा है। अगर वो अमाउंट फिक्स कर देते ना, तो प्रेशर वॉल्यूम कैसा चलता फिर, इनवर्सली चलता। तो प्रेशर अगर बढ़ाओगे तो क्या होगा फिर, वॉल्यूम घटेगा, प्रेशर कम करोगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। ये रिलेशन बॉयल साहब ने दिया, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें हैं कि जब गैस का अमाउंट फिक्स किया जाए और कांस्टेंट टेम्परेचर पे किया जाए। तो क्लियर है, ये बॉयल्स लॉ है। अब बॉयल्स लॉ में देखो ग्राफ और आप पढ़ा रखे हैं, तो अब आपको ज्यादा कोई रोक नहीं पाएगा, इधर से देखना। अब आप देखो ये लगाइए, पीवी इक्वल टू, अगर कांस्टेंट आप जानते हो कौन सा लॉ है, बॉयल साहब का लॉ है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड मोल पे। अच्छा बताओ, अगर मैं दो कंडीशन पे लगाऊं इस फार्मूले को, तो बहुत किया मैंने, दो कंडीशन पे, अरे P1 V1 इज इक्वल टू के, और दूसरा कंडीशन लगा दें P2 इज इक्वल टू भी कांस्टेंट, तो वही आएगा के। इन दोनों को मिला दें तो क्या बना, P1 V1 इज इक्वल टू P2 और B2। ये भी कौन सा लॉ है, बॉयल्स का इक्वेशन है। तो पीवी इज इक्वल टू के का मतलब P1 V1, उसको दो फार्म में कन्वर्ट कर लो, P1 V1 इज इक्वल टू P2 B2, न्यूमेरिकल इस पर भी लगेंगे। तो ऐसे बनाएंगे, P1 V1 इक्वल टू P2 B2, कौन सा लॉ है, बॉयल्स लॉ है। पीवी इक्वल टू कांस्टेंट, बॉयल्स लॉ है। प्रेशर वॉल्यूम के इनवर्सली, बॉयल्स लॉ है। एक ही क्वेश्चन के तो मॉडिफाइड फॉर्म में सब इधर उधर से तोड़ रहे हैं हम लोग। तो P1 V1 इक्वल टू कितना हो गया, P2 B2, और ये कब होगा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर नहीं है, अमाउंट ऑफ गैस है, ठीक है। हाँ तो फ्लो थोड़ा संभाल के रखना है।
तो प्रेशर वॉल्यूम P1 V1 इक्वल टू P2 V2 चलेगा। ये है, आप जानते हो इसमें क्या करना है। सवाल उठेगा सर ये वॉल्यूम को ना गैसियस इक्वेशन में ना थोड़ा सा ना कैसे देता है, तो उसके आधार पे बता दूं मैं। देखना, मान लेते हैं ना, सुनो। अच्छा ये V1 का मतलब हो गया ना, अगर दो कंडीशन है, अगर ये दो कंडीशन है तो हम V1 को बोलेंगे इनिशियल वॉल्यूम और P1 को बोलेंगे इनिशियल प्रेशर, और P2 V2 को फाइनल बोलेंगे। तो इसी को हम इस तरह से भी बोल सकते हैं कि PI VI इज इक्वल टू P फाइनल B फाइनल। एक कंडीशन को इनिशियल मान लो, दूसरे वाले को क्या मान ले, फाइनल। तो वही होगा, इनिशियल टाइम पे प्रेशर वॉल्यूम का जो मल्टीप्लीकेशन आएगा फाइनल टाइम के प्रेशर और वॉल्यूम के मल्टीप्लीकेशन के बराबर ही आएगा। यही बॉयल्स लॉ है। अब समझो जरा, इसी को हम थोड़ा दूसरे तरह से लेके चल रहे हैं। वॉल्यूम अगर डायरेक्ट दिया है, प्रेशर की बात कर रहा है, तो यहां से हम कर लेंगे। अगर हमें यार मान लो बुद्धेगा कि इतना वॉल्यूम था तो प्रेशर इतना था, तो इतना वॉल्यूम हो गया तो प्रेशर कितना हो गया, तो इसी क्वेश्चन में तो डालोगे, केवल वैल्यू तो पुट करोगे। पहले वॉल्यूम ये कितना था मान लो, कुछ भी या जो दिया है वो रख लो, उसके बाद फाइनल इसी में से कोई ना कोई पूछेगा, इसी क्वेश्चन में रख दो, उसके बाद जो अननोन होगा सॉल्व होगा। किसी दो का रेशियो चाहिए तो रेशियो निकल जाएगा। अब मैं आपको बताऊं, तो चलिए देखिए, अब यहां पर देखना, अभी इस इक्वेशन को अप्लाई करने जा रहे हैं। मान लो हमारे पास एक कोई ट्यूब है, इस तरह से ट्यूब में गैस भरा हुआ है, ये ट्यूब है और इस ट्यूब में गैस क्या भरा हुआ है। अगर इस ट्यूब में गैस भरा हुआ है ना, तो समझना जरा कि ये जो ट्यूब का क्रॉस सेक्शन एरिया मान लो कितना है A, और इस ट्यूब की लेंथ कितनी है, तो L1 है। ये इनिशियल कंडीशन है मान लो। अब मान लो एक दूसरा ट्यूब ले रहे हैं, तो हमारे लिए फाइनल कंडीशन पे बनेगी। एक दूसरा और ट्यूब लेते हैं, एक दूसरा ट्यूब लेते हैं, उसमें भी गैस भरनी है। एक दूसरा ट्यूब लिया मैंने, और यहां पर इसकी लेंथ क्या लिया मैंने, L2, और यहां पर क्रॉस सेक्शन एरिया सेम लिया, लेकिन जो ट्यूब का क्रॉस सेक्शन एरिया यानी मोटाई है ना उस ट्यूब का, वो क्या है, सेम है, बट लेंथ हमने बदल दिया है। लेंथ हमने क्या बदल दिया है। तो बताओ जरा, यहां वॉल्यूम जो V1 निकल के आएगा वो क्या निकलेगा, एरिया इंटू लेंथ नहीं आ रहा है, और यहां जो फाइनल वॉल्यूम V2 आएगा वो एरिया इंटू लेंथ आएगा। अब हम लगाते हैं बॉयल्स लॉ, P1 V1 इज इक्वल टू, हुआ नहीं यार भाई, P1 V1 इज इक्वल टू क्या, P2 V2। अब इसमें पुट करो जरा, ए कट जाएगा कि नहीं बताओ, दोनों तरफ बताओ, ए कटा कि नहीं, एरिया क्रॉस सेम था तो कट जाएगा, तो रिलेशन क्या बन गया, P1 L1 इज इक्वल टू P2 L2। देखिए ये भी तुम्हारा बॉयल्स लॉ है। वॉल्यूम को हमने किससे रिप्लेस कर दिया, लेंथ से। लेकिन वॉल्यूम को हम लेंथ से रिप्लेस कर सकते हैं कब, जब वो ट्यूब का क्रॉस सेक्शन एरिया सेम हो। तो कभी कभी वॉल्यूम नहीं देता, वो लेंथ दे देगा, बच्चा सोचता है कि यार वॉल्यूम कहां से लाए हम, तो उसीलिए इक्वेशन लिखा रहा हूं कि तुम्हें वॉल्यूम नहीं लाने की जरूरत है, जो लेंथ दिया है उसी को वॉल्यूम के जगह पे रख देना, इक्वेशन में रिप्लेस कर देना। तो ये बनेगा तुम्हारा P1 L1 इक्वल टू व्हाट, P2 L2। ये ट्यूब के लेंथ है, और ये भी बॉयल्स लॉ है तुम्हारा। P1 V1 ही तो है, बस हमने वहां V1 की जगह पर क्या कर दिया, हमने लेंथ को इंट्रोड्यूस कर दिया है। तो ये इस तरह से, ये भी बॉयल्स लॉ है तुम्हारा। तो ये ध्यान रखना, इस तरह से ना चीजें आपको पता चल जाएंगी। तो इन सब पे न्यूमेरिकल्स बनेंगे, ठीक है। इनिशियल फाइनल बराबर कर देना है मल्टीप्लाई कर कर करके, यानी P1 L1 इक्वल टू P2 L2। वही है P1 V1 इक्वल टू P2 V2 ही, ये बॉयल्स लॉ ही है, बट वहां वॉल्यूम को हमने लेंथ के टर्म में दे दिया है, ठीक है। तो ध्यान रखना इसको, क्रॉस सेक्शन एरिया अगर होता अलग अलग तो वो भी वही होता, करता थोड़ी सॉल्व करते फिर। तो यहाँ क्या होता, P1 A1 L1 इक्वल टू P2 A2 L2 होता, अगर A1 बराबर ना होता, अगर एरिया क्रॉस सेक्शन बराबर ना होता तो। लेकिन जनरली जो ट्यूब में क्वेश्चन बनाएगा ना, तो वो ट्यूब में क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया सेम देगा। तो सेम देगा तो वॉल्यूम नहीं देगा, केवल लेंथ से काम चलाना पड़ेगा। अब बच्चे को पता होगा तब ना वो लेंथ को वॉल्यूम मान के काम कर लेगा, नहीं तो सोचेगा कि यार वॉल्यूम तो दिया ही नहीं है। और वॉल्यूम ढूंढेगा, पता चला कि ट्यूब की लेंथ से ही काम करना है। तो ध्यान रखना इसको। तो इस पर न्यूमेरिकल आएगा तो इसको इस तरह से डील करेंगे। चलिए अब हम लेके चलते हैं थोड़ा ग्राफिकल की अप्रोच की तरफ। आपको बॉयल्स लॉ से रिलेटेड ग्राफ आपको बनाने हैं। तो बॉयल्स लॉ से रिलेटेड ग्राफ आप कैसे बनाओगे, देखिए ग्राफिकल अप्रोच के बारे में बात करेंगे, ग्राफ्स के बारे में बात करेंगे, इनके जो रिलेटेड ग्राफ है ना उनसे उनको पढ़ेंगे हम लोग। तो ग्राफ में आप देखो जरा क्या करोगे आप, पीवी इक्वल टू क्या है के, अब यहां से देख रहे हो पीवी इक्वल टू के है, तो पी इक्वल टू के बाई वी है। यहां से आप प्रेशर वॉल्यूम का इनवर्स रिलेशन देख रहे हो आप, ठीक है। सम टाइम कभी लॉग वाला भी ग्राफ देगा, तो हम लॉग भी ले रहे हैं, चल चल इसको लॉग लेते हैं, तो वो भी क्वेश्चन बना लेते हैं।
तो लॉग लेंगे बाय टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड। तो अगर लॉग लेंगे ना तो लॉग पी प्लस लॉग वी इज इक्वल टू लॉग के आएगा। तो यहां से अगर मैं निकालूं लॉग पी इज इक्वल टू माइनस लॉग वी प्लस लॉग के, इस पर भी कभी कभी बनाएगा वो। तो चलिए अभी सब डील करते हैं। अब मैं ग्राफ देखो पूछने जा रहा हूं आपसे। अब थोड़ी सी मैथमेटिक्स अपना लगा लगा करके ग्राफ बना सकते हो। चलिए मैं पहला ग्राफ पूछूंगा आपसे प्रेशर और वॉल्यूम में, फिर मैं पूछूंगा प्रेशर और 1/, वॉल्यूम में, फिर मैं पूछूंगा P इंटू वी वर्सेस P या V, कुछ भी हो यहाँ पे। एक एक्सिस हमारा P इंटू वी यानी PV होना चाहिए और दूसरा एक्सिस हमारा, ठीक है। हमने 3 ग्राफ बनाया है। अब आप पुष्पा मारोगे तो हम तीनों थोड़ी समझेंगे, कोई एक ही समझेंगे ना। पहला ये कौन सा है और पहला कौन सा है, ठीक है। एकदम पुष्पा की करेक्टर ही अपने अंदर डाल दिया था, ठीक है इसने। चल देखना जरा, हो गया। बताओ प्रेशर वॉल्यूम इनवर्सली है तो ये पुष्पा वाला ग्राफ बनेगा। और प्रेशर और 1/b में पासिंग थ्रू ऐसे, मुझे लगा बोलेगा सर पासिंग थ्रू माय साइड, ठीक है, क्योंकि जहां मैं खड़ा होता हूँ लाइन वहीं शुरू होती है, ठीक है। हो गया। तो ये प्रेशर और वॉल्यूम 1/b का क्या हो गया, इनवर्सली हो गया। पीवी और पी या वी का ग्राफ बताओ, जल्दी बताओ इसका ग्राफ। इक्वेशन ऊपर दिख रहा है यार, तुमको नहीं दिख रहा? पी इंटू वी का मल्टीप्लीकेशन कांस्टेंट है। तो जब पीवी में कांस्टेंट ग्राफ नहीं बनेगा, प्रेशर कितना बढ़ा लो वॉल्यूम कितना बढ़ा लो, पी इंटू वी क्या है, कांस्टेंट, तो उसके सेहत पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो चाहे प्रेशर बढ़ा लो चाहे वॉल्यूम बढ़ा लो, लेकिन पी इंटू वी ना बदलने वाला है। क्यों? क्योंकि ऊपर दिख रहा है ना बदलेंगे हम। अब मैं झुकेगा नहीं, देख लो, यहां नहीं वहां देखो ऊपर। पी इंटू वी इजकल टू कॉन्स्टेंट, मतलब मैं कॉन्स्टेंट हूं, मैं झुकेगा नहीं। नहीं समझा यार? पीवी इजकल टू के, पीवी इजकल टू के, मैं झुकेगा नहीं, मतलब जो जैसा हूं वैसा रहूंगा, ठीक है। वही है। तो पहला भी तुम्हारा पुष्पा है, सब पुष्पा ही है, ठीक है। समझ लेना, थोड़ा सा समझने वाली बातें हैं। तो पीवी इजकल टू के, ये बिल्कुल बदलने वाला नहीं है, झुकने वाला नहीं है। चाहे प्रेशर बढ़ा लो चाहे वॉल्यूम, चाहे कितना भी प्रेशर बढ़ा दो चाहे कितना भी उसको खींच खांच लो, वो झुकेगा नहीं। मतलब पी इंटू वी कॉन्स्टेंट है तो कॉन्स्टेंट रहेगा, ध्यान रखना इसको, ठीक है। और ये इस तरह से चलेगा। लॉग वाला एक ग्राफ देखो जरा जल्दी से, यहीं पर एक ग्राफ लॉग वाला भी दे रहा हूं। इधर मैंने बना दिया वाई एक्सिस पे लॉग पी और यहां बना दिया मैंने क्या, लॉग वी। तो आप ग्राफ को बताइए जनाब और क्या। यहां मैं बनाऊंगा लॉग पी और यहां मैं बनाऊंगा लॉग 1/b। दो ग्राफ मैंने और ऐड कर दिया। मैथमेटिक्स जिसके ब्लड में है उसका चिंता नहीं है, ये तो ग्राफ है तो ऐसे उलट पलट देगा खाली। और मेरे में तो भर भर के है, अपना देख लो। हाँ, लॉग पी और लॉग वी में ग्राफ कैसा, पहला ग्राफ बताओ यार। तुम लोगों को कितना बताया था, लॉग वी को अगर हम एक्स मानते हैं, लॉग पी को वाई पे रखा है, तो वाई इज इक्वल टू, ये देख, माइनस एक्स माइनस एम एक्स, इंटरसेप्ट, सॉरी ये तो इंटरसेप्ट बनेगा, वाई इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी टाइप का है। और ये तुम्हारा इंटरसेप्ट बनेगा। और ये क्या है तुम्हारा, एक्स एक्सिस है और कोफिशिएंट क्या है, -1। स्लोप क्या है, नेगेटिव। और नेगेटिव स्लोप आप जानते हो, नेगेटिव स्लोप, देख भैया, अगर तुम्हें ऊपर जाना है इधर, पॉजिटिव स्लोप देखिए, पॉजिटिव स्लोप देख, लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड, नेगेटिव स्लोप और राइट हैंड, और दोनों ऐसे मिलाओ तो जय महाकाल। यही तो है यार, जय महाकाल, यही तो है ना। ये देख तुम्हारा ये पॉजिटिव स्लोप, बनाओ सब लोग बनाओ जल्दी से, हाथ जोड़ो ऐसे, ऐसे जोड़ो। हाँ, जैसे किसी को नमस्ते कर तो नेताओं वाला, थोड़ा सा ये लो ऐसे, यही है। तो पॉजिटिव स्लोप कौन है, लेफ्ट हैंड। नेगेटिव स्लोप कौन है, राइट हैंड। तो नेगेटिव स्लोप देख तुम्हारा ये है, राइट हैंड ऐसे तो,
सोचना है कि मुझे किसी से नमस्ते करना है, हाथ जोड़ना, जो भी है। तो राइट हैंड तुम्हारा क्या है? नेगेटिव स्लोप। और लेफ्ट हैंड तुम्हारा क्या है? ये कौन सा हैंड है? जोड़ ऐसे राइट हैंड नहीं है, ऐसे जोड़ेगा तो क्या है तुम्हारा? राइट हैंड है। ये नेगेटिव स्लोप यही है, ठीक है। तो ग्राफ को समझना, ये पॉजिटिव नेगेटिव स्लोप में क्या है, किसी को नमस्ते करना, नहीं तो जय महाकाल बोलना है, यही तो है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो एंजॉय कर सकते हो मैथमेटिक्स को, बहुत जबरदस्त, मैं तो बहुत करता था, ठीक है। अब तो केमिस्ट्री बुरा मान जाती है, इसलिए नहीं करता हूँ। उठा लेना यार, ठंडा हो गया। मुझे देना जरा, पेन देना, एक जरा अटेंडेंस लगवा दो यार थोड़ा सा तुम लोग। 9 है ना आज? उसको बुलाओ जरा, गलत रजिस्टर दे दिया। दीपक चला गया। चलो भाई देखो जरा, पॉजिटिव और नेगेटिव स्लोप भूलने का नहीं है यार, ठीक है, बहुत सिंपल सी कहानी है, बस सीधे, ठीक है। कोई पूछता है पॉजिटिव नेगेटिव स्लोप तो हाथ जोड़ के खड़ा हो जाओ सर। बोलेंगे क्या बकवास कर रहे हो, कह लो साहब समझे नहीं आप, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड तुम्हारा पॉजिटिव स्लोप बनेगा और राइट हैंड तुम्हारा नेगेटिव। स्ट्रेट लाइन आपको दिख रहा है ऐसे, ठीक है। तो आपको ना ये देख, नेगेटिव स्लोप बन गया है, और ये वाला इंटरसेप्ट है ना, वाई एक्सिस पे जो कटेगा वो कौन है, वो कितना है, लॉग के होगा। और ये जो स्लोप है वो आपको पता -1 है। स्लोप आया वो कितना था, तो बोलते हो ना, तो आप समझ गए हो कि क्या है ये, इस तरह से। और इस बार जरा कोई बताएगा, अगला ग्राफ बताओ जरा, लॉग पी और log 1/b कर दिया है मैंने, पहचानो। अच्छा एक बात बताओ, लॉग वाला, लॉग की प्रॉपर्टी है ये, लॉग की प्रॉपर्टी है ये, सुनना मेरी बात है। -log v को हम क्या लिख सकते हैं पता है किसी को? log 1/v लिख सकते हैं। अगर v को हम डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो माइनस हट जाएगा, माइनस हट जाएगा, वही वही है जो तुम सोच रहे हो, समझा ना। तो -log v, सुन लो, ये जो -log v तुम्हारा इस इक्वेशन में था, वो log प्लस log 1/v बन जाएगा। तो जैसे ही ये log 1/v बनेगा, माइनस हट जाएगा और प्लस आ जाएगा, प्लस मतलब स्लोप पॉजिटिव हो जाएगा, राइट हैंड पे आ जाएगा, सॉरी लेफ्ट पे आ जाएगा। तो स्लोप किधर आ जाएगा, लेफ्ट हैंड पे आ जाएगा। और इंटरसेप्ट कितना था, लॉग के, तो मान लो कहीं इंटरसेप्ट इधर है तो इधर बनेगा ऐसे लेफ्ट हैंड, यहां ये क्या है, लॉग के इंटरसेप्ट। और ऐसे अगर हम यहाँ डॉट डॉट इसके log 1/v की पैरेलल लाइन खींच दें तो ये स्लोप बनेगा। और ये स्लोप कितना दिख रहा था, +1, समझा ना। तो लॉग, देख कोई भी अगर ना, कोई भी अगर नंबर को ना, कोई भी नंबर को अगर लॉग के अंदर डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो समझ लेना, फिर अगर वहां माइनस है तो हट जाएगा, ठीक है। यहां पर क्योंकि -log v होता है log 1/v। हाँ जी मैम। अच्छा, हो रहा है कि नहीं, सीख रहे हैं। अच्छा, ठीक, पीछे भी होगा, नहीं, नहीं निकाला है उसमें, देखिए अपने पास तो नहीं है, उसमें है 50 है, 10 12 और होंगे। ओके मैम, हुआ, चलिए भाई, सिंपल है यार, कोई भी ग्राफ है, आई थिंक जब ग्राफिकल अप्रोच चार्ल्स ला में आएगा, गेलो-सॉक्स ला में कहीं पर आएगा, तो आई थिंक आपको ना स्पीड आपकी रुकनी नहीं चाहिए, या आपको ना ऐसे अंडरस्टैंडिंग में आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए, करना क्या है। तो ये थोड़े से ना कंप्लीट ग्राफ मैंने ये बना दिया है, वायल्स लॉ का जितने बनने चाहिए, क्या बनने चाहिए, सारी चीजें थोड़ा सा रिलेट कर लेना इसको, ठीक है। क्योंकि एक आध जगह फिजिक्स में भी आएगा ये, ठीक है, जब केटीजी पढ़ोगे आप,
काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस पढ़ोगे तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में यही तो गैस है जो गैस स्टेट पढ़ रहे हैं, तो वहां पर भी थोड़ा सा ना केटीजी का ये क्वेश्चन है, एक आएगा, बाकी तो बॉयल्स लॉ चार्ल्स लॉ तो वो तो रहेंगे, गर्म गैस के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ध्यान से देखना, ये तुम्हारे पास बॉयल्स लॉ की कुंडली हो गई है। तो बॉयल्स लॉ में क्या था, प्रेशर वॉल्यूम के इनवर्सली होते हैं, या बोल दो प्रेशर वॉल्यूम का मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, कांस्टेंट होता है। एक दो चीजें यहां से थोड़ा सा और बताऊंगा, जब मैं ग्राफ को ना एक से ज्यादा टेम्परेचर पे ड्रा करूंगा, एक से ज्यादा टेम्परेचर पे ड्रा करूंगा, क्योंकि वो क्वेश्चन है सीधा, वो सीधा क्या है, क्वेश्चन है। तो एक बार ऐसा नोट करके थोड़ा सा मेंशन कर दे रहा हूँ, ध्यान से देखना। एक नोट ये है ना, देखो पीवी इज इक्वल टू हम लगाते हैं एनआरटी, तो आप बताओ जरा, पीवी इज इक्वल टू अगर हम इसी एनआरटी को क्या मान लिया, नया कांस्टेंट के मान लिया है, तो पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट के आ गया। इसका मतलब है कि अगर हम पी इंटू वी बढ़ा दें, पी इंटू वी का मल्टीप्लीकेशन बढ़ा दें, तो बताओ के बढ़ जाएगा। अरे यार पी इंटू वी का मल्टीप्लीकेशन के बराबर है ना भाई, तो अगर पी इंटू वी को बढ़ा दें तो क्या बढ़ जाएगा, और के किसको माना है, एनआरटी। आर तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, हटा दो, इसका मतलब एन इंटू टी बढ़ जाएगा, मतलब या एन भी बढ़ जाएगा और टी भी बढ़ जाएगा। इसका मतलब आ गया कि किसी ग्राफ में, किसी भी ग्राफ में अगर P इंटू बी का मल्टीप्लीकेशन ज्यादा आए तो टेम्परेचर बढ़ा देना, मोल पूछे मोल बढ़ा देना, क्योंकि P इंटू बी का जो मल्टीप्लीकेशन है वो एनटी के क्या जा रहा है, डायरेक्टली जा रहा है, रट्टा नहीं मारना, पीवी इक्वल टू एनआरटी से खुद दिख रहा है। पीवी इसीलिए पीवी इक्वल टू एनआरटी का ही सर्जरी कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन क्वेश्चन ना रिलेट हो जाएगा धड़ाधड़ यहां से। पीवी इक्वल टू एनआरटी से देखो, पीवी इसको हमने आरटी को ही के मानना है, तो पी इंटू बी का मल्टीप्लीकेशन बढ़ेगा तो एन भी बढ़ेगा और टी भी बढ़ेगा, क्योंकि पी इंटू बी अगर आप देखो तो एन इंटू टी के डायरेक्टली जा रहा है इस इक्वेशन से। तो अगर पी इंटू बी का, पी और बी को अलग अलग नहीं, इंटू करके पूछ रहे हैं, जोड़ करके, पी इंटू बी पूरा का पूरा, पी इंटू बी अगर इसका मल्टीप्लीकेशन बढ़ा तो समझ लेना एन भी बढ़ेगा और टी भी बढ़ेगा। और इसी रिलेशन से आपको ग्राफ पूछा जाएगा ऐसे, तो एक नहीं एक से ज्यादा ग्राफ आपको बताना पड़ेगा। जैसे मैंने यहां दिया पीवी का ग्राफ, यहां दे दिया प्रेशर या कोई भी वॉल्यूम, तो मैं तीन ग्राफ बना रहा हूं, तीन अलग अलग टेम्परेचर पे। एक ग्राफ बना दिया T1 टेम्परेचर पे, एक ग्राफ बना दिया T2 टेम्परेचर पे, एक ग्राफ बना दिया कांस्टेंट T3 टेम्परेचर पे। तो तीनों ग्राफ पीवी के हैं, यस, क्योंकि पीवी क्या होता है, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट ग्राफ बनाया, लेकिन T1 T2 के लिए अलग अलग ग्राफ बनाया है, क्योंकि हर टेम्परेचर पे पीवी कांस्टेंट है ना। तो T1 पे पीवी कांस्टेंट है, बट T2 पे उससे ज्यादा है, बट है तो कांस्टेंट। T3 पर उससे भी P इंटू बी ज्यादा है, बट है तो कांस्टेंट ना। तो बताओ टेम्परेचर में T1 T2 T3 में कौन सा टेम्परेचर ज्यादा है, T3 ज्यादा है ना, क्योंकि T3 वाले के लिए P इंटू बी ज्यादा आएगा। यही तो सिखाया था अभी कि P इंटू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N इंटू टी। तो जिसका P इंटू बी का मल्टीप्लीकेशन ज्यादा है उसका टेम्परेचर ज्यादा, एन होता तो एन भी ज्यादा बोल देते। मान लो ये N1 पे था और ये N2 पे और ये N3 पे, तो आपको पता है कि T3 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T1, अगर N3 भी होता तो N3 ग्रेटर देन N2 ग्रेटर देन N1। ऐसे क्वेश्चन बनेगा, आप एक सेकंड के अंदर ऐसे पलक झपकते ही आप बता दोगे कि अरे यार कुछ नहीं है, P इंटू बी जिस ग्राफ का ज्यादा होता, P इंटू बी किस ग्राफ का ज्यादा होता, जो ग्राफ ऊपर है, जो ग्राफ ऊपर है उसका P इंटू बी ज्यादा, तो उसका मोल भी ज्यादा, उसका टेम्परेचर भी ज्यादा। तो अगर इसका टेम्परेचर T3 है तो यही ज्यादा, इसका मोल अगर N3 है तो यही ज्यादा होगा। इस तरह से ना इसका ग्राफ, ये क्वेश्चन है भैया ये, और इसी में हमने दफन कर दिया है, इसको ध्यान से देख लेना। और एक और बना देता हूं प्रेशर और वॉल्यूम वाले में, प्रेशर और वॉल्यूम में ग्राफ बनाते हैं क्या, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है, आपको पता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, लेकिन मैं अलग अलग टेम्परेचर पे बना रहा हूं। मान लो मैंने T1 पे बनाया तो एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बना, अगर T2 पे बनाएंगे तो दूसरा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, T3 पे बनाएंगे तो तीसरा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। चलो N1 भी दे दे रहे हैं, मान लो N1 है, इस पर N2 और ये किसके लिए है, N3 के लिए। बताओ T1 T2 T3 में कौन ज्यादा है, T3 क्यों ज्यादा है, क्योंकि ऊपर वाला ग्राफ का P इंटू वी ज्यादा होगा, ये प्री है और वी है, तो ऊपर वाले ग्राफ का प्रेशर वॉल्यूम का मल्टीप्लीकेशन ज्यादा नहीं आएगा यार, दूसरे नीचे वाले ग्राफ का प्रेशर वॉल्यूम मल्टीप्लीकेशन कम आएगा, और नीचे वाले ग्राफ का और कम आएगा P इंटू वी। इसका मतलब जिसका P इंटू वी ज्यादा उसका टेम्परेचर ज्यादा और उसका मोल भी ज्यादा, तो यहां भी आंसर आ गया T3 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T1। अगर N3 देता तो हम उसका भी रिप्लाई कर देते ऐसे, तो N3 ग्रेटर देन N2 ग्रेटर देन N1। तो कुल मिलाकर के ये सारी कहानी यहां पर हो जाएगी, तो ध्यान रखना है इसको, ठीक है। हेलो, जी सर। जी सर, जी सर। नहीं नहीं, वो बाद में शाम तक ऑनलाइन शो करने लगा था, तो मैंने बोल दिया था उसको, दे भी दिया है शायद।
आज उसका एडवांस है सर, वो मेंस का था, ये ऑनलाइन है सर, उसको शो करेगा, वो डे नाइट में ला के देना है उसको। हाँ हाँ, डे में या नाइट में कभी भी जब भी वो टाइम पाएगा वो दे देगा, तो वो मेरे पास रिपोर्ट आता रहेगा। और अभी जो 2 दिन पहले, तो जो दो, वो विद इन 1 वीक आ जाएगा। हाँ, तो वो टेस्ट देने के 1 हफ्ते का गैप होता है, रिजल्ट बन के जब आता है ऑल इंडिया पूरा। ठीक है सर। जी जी जी। ओके, नमस्कार सर। ठीक है भाई, तो देख लेना यार, यही है इसकी पूरी कहानी। तो ये पूरा हम लोगों ने वाइल्स लॉ की पूरी कुंडली खत्म कर दी। सबसे अधिक क्वेश्चन ऐसे बनेगा ग्राफ ग्राफ पे। हाँ, ये ग्राफ ना देख के बच्चा डरता है, सबसे आसान यही होता है। कोई कैलकुलेशन नहीं है, कोई कैलकुलेशन नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, और कोई इधर उधर नहीं करना, ग्राफ की पकड़ो और सीधा आंसर दो आप। ठीक है, तो तुरंत आपको वहां से आंसर मिल जाएगा, और बहुत आसान होता है देखते ही और सबसे बड़ा वो सब तो पता नहीं क्या बन गया, वो सीधे पलट देता है, और न्यूमेरिकल में आराम से पसीने बहाता है वो। ठीक है, तो स्मार्ट वर्क थोड़ा सा अगर जो बच्चा ज्यादा कर लेता है ना, तो बड़ा आसान हो जाता है चीजें, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है इस चीज को। क्लियर है भाई? चलिए फिर, तो चलिए आज यहीं तक रखते हैं, ठीक है। और इसको सेट कर लेना ऐसे ही। एक पर हमने क्यों इतना प्रैक्टिस किया, क्योंकि जब चार्ल्स आएगा तो खाली रिलेशन ही तो तुम्हें देखना है, बाकी ग्राफ व्राफ तो खुद क्रिएट कर लेगा। लॉग लेकर ले लेना, और जैसा डायरेक्टली जला लेना, एक से ज्यादा टेम्परेचर प्रेशर पे बना लेना, सब कुछ चलेगा, मतलब बड़ा आसान हो जाएगा फिर। ठीक है, क्योंकि एक बार फेल अगर आ गया ना, तो फिर बाहर ऐसे ही सारे ग्राफ के लिए फेल आ जाएगा। ठीक है भाई, एक बार 1 मिनट जरा अटेंडेंस लगवा देना यार।